हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे वो देखेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाटाबेस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि डाटा क्या होता है। तो द रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड एज डाटा। ठीक है, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द रॉ इंडिकेट दैट दे हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड, मतलब जो चीज़ें प्रोसेस नहीं की गई होती है उसको रॉ डाटा बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल 89 इज द डाटा। 89 क्या है? सिर्फ एक डाटा, इसको प्रोसेस नहीं किया गया है। ओके, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब हम डाटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे बता दिया कि 89 क्या है? मार्क्स है। इससे पहले क्या था? हमें नहीं पता था ना कि 89 क्या है। 89 तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं पता था कि बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, तो वो जो डाटा था वो हमारे किसी काम का नहीं था। ठीक, लेकिन जब हम डाटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? इन्फॉर्मेशन बन जाती है, मीन्स यूजफुल हो जाती है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे पता है कि जो 89 है वो क्या है? मार्क्स हैं, तो देन इट बिकम इन्फॉर्मेशन। ओके, यहीं से एक और टर्म आती है नॉलेज। नॉलेज रेफर्स टू द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होगी? जब हम उस इंफॉर्मेशन को काम में लेके आएंगे उसको हम नॉलेज बोलेंगे। ठीक है, नॉलेज नेसेसरीली इन्वॉल्व ए पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक, देखिए, डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो डाटा से प्रोसेस्ड होकर क्या बना? इंफॉर्मेशन बना, और जब इंफॉर्मेशन से प्रोसेस्ड हो गई तो हमें क्या बन गई? मिल गई नॉलेज मिल गई। ठीक है, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है? नॉलेज बन जाती है। ओके, इन बिजनेस प्रोसेसिंग नॉलेज इज मोर यूजफुल टू मेक डिसीजन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस में जो है नॉलेज जो को क्यों यूज किया जाता है? टू मेक डिसीजन। ओके, तो ये नॉलेज टर्म भी जो है याद रखिए। चलिए आगे, डिफरेंस दिया गया है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो डाटा क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है। डाटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, डाटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बट इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये मेन इसमें डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अभी है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले हम पढ़ रहे हैं फाइल ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि जो पहले का जो कंप्यूटर सिस्टम था उसमें किस तरीके की हम अप्रोच यूज करते थे? फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, एक्चुअल में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यूजर को जो है जो भी उसमें हम मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जो भी चीज़ हम उस फाइल सिस्टम में करते हैं उस पूरे प्रोसीजर को जो है लिखना पड़ता है। ओके, तो फाइल सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। एनी मैनेजमेंट विद द फाइल सिस्टम यूजर हैज टू राइट द प्रोसीजर। यूजर को प्रोसीजर को जो है राइट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल सिस्टम गिव द डिटेल ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। जो फाइल सिस्टम होता है वो हमें डिटेल्स देता है किसके बारे में? डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, स्टोर ऑफ मतलब डाटा को कहाँ स्टोर किया है, वो सब हमें फाइल सिस्टम में बताना पड़ता है। ठीक है, इन फाइल सिस्टम स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग ऑफ डाटा कैन नॉट बी डन एफिशिएंटली। हम जो है इजीली जो है इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं फाइल सिस्टम में, कि हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं या कुछ डाटा में अपडेट कर रहे हैं, वो बहुत ईजिली नहीं होता है। ओके, तो कंकरेंट एक्सेस टू डाटा इन द फाइल सिस्टम हैज मेनी प्रॉब्लम लाइक रीडिंग द फाइल। ओके, मेनली सिंपल सी चीज सिर्फ इतनी है कि जब पहले फाइल ओरिएंटेड जो अप्रोच थी उसको यूज किया जाता था तो उसमें जो है हम डाटा को अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पाते थे, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे डाटा को। अगर हमें कोई चीज़ अपडेट करनी है तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। तो वही बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी फाइल ओरिएंटेड अप्रोच में रहती है। ओके, उसके बाद देन आया था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम जो भी डाटा होता है उसको हम इजीली मैनेज कर पाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि DBMS से जो है डाटाबेस को मैनेज करना इजी है। ओके, तो बस यही इसमें बताया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, प्रोटेक्ट ए फाइल अंडर फाइल सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट। फाइल सिस्टम के अंदर एक प्रोटेक्ट को फाइल करना भी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ओके, चलिए, फिर हायरार्की ऑफ डाटा दिया गया है। डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी व्यू इन फॉलोइंग मैनर, कि डाटा को जो हम लॉजिकली किस उसमें ऑर्गेनाइज करते हैं? बिट्स, देन फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस आता है। ओके, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम बिट्स कैरेक्टर्स की बात करें तो बिट क्या होती है? बिल्कुल स्मॉल यूनिट होती है डाटा को रिप्रेजेंट करने की। तो बिट में वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ओके, फील्ड कैसे बनेगा? जब हम बिट्स को एक साथ करेंगे या ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स से जो है हमारी फील्ड बनती है। ए डाटा फील्ड रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रीब्यूट को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ सम एंटिटी। ठीक है, तो फील्ड क्या हो जाएगा? कंसिस्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ
कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट कह सकते हैं आप। रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड में कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट आ जाएगा दैट डिस्क्राइब ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, देन फाइल है तो रिलेटेड रिकॉर्ड से क्या बन जाएगी, हमारी फाइल बन जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट डाटाबेस वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डाटा। ओके, ये सारी चीज़ें वही अगेन फिर से दी गई हैं। डाटा वही फैक्ट्स फिगर हो गया, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम हो गया, फाइल ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गया। ठीक है, तो डाटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा और डाटा फाइल्स। तो हम यहाँ पर देखिए कहाँ तक पहुँच गए थे, फाइल्स तक पहुँच गए थे। ठीक है, रिकॉर्ड से क्या बन गई, फाइल बन गई। अब बहुत सारी फाइल्स हैं, उससे हमारा क्या बनेगा, डाटा बनेगा। तो इंटर रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं, एक दूसरे से जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, उससे क्या बन जाएगा, अब डाटाबेस बन जाएगा। अब हमारे पास डाटाबेस बन चुका है, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर विच हेल्प अस टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट द डाटाबेस। ठीक है, जहाँ पे हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है, लाइक अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी है वो सब चीज़ें जो हम इसमें कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डाटा आइटम इन द डाटाबेस। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आप सबको वैसे भी पता होगी, पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ओके, तो डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डाटा। ठीक, चलिए आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो देयर आर नंबर ऑफ डीबीएमएस विच इज़ करंटली इन यूज्ड इन कमर्शियल डीबीएमएस। देखिए, ओरेकल का जो यूज़ किया जा रहा है 8i, 9i, 10g, IBM का DB2, यूनिवर्सल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, साइबेस है, एडेप्टिव सर्वर है, इन्फोमिक्स का डायनामिक सर्वर है। ओके, तो ये सब जो है डीबीएमएस के जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं वो दिए गए हैं। ओके, अलोंग विद कमर्शियल डीबीएमएस वन ऑफ द वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स डीबीएमएस इज कौन सा है, MySQL। ओपन सोर्स डीबीएमएस कौन सा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है MySQL। ठीक है, फिर आगे डीबीएमएस आर्किटेक्चर दिया गया है। डीबीएमएस का 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, 3 लेयर आर्किटेक्चर कह लीजिए। 3 लेवल जो है इसमें होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, व्यू लेवल भी जिसको हम बोलते हैं, ये होता है एक्सटर्नल लेवल। ओके, इसमें यूजर होता है एंड यूजर 1 एंड यूजर 2 एंड यूजर n। बीच वाला जो लेवल होता है उसको हम कंसेप्चुअल लेवल बोलते हैं, और जो बिल्कुल सबसे नीचे होता है उसको हम इंटरनल लेवल बोलते हैं। ठीक है, इस इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं और कंसेप्चुअल को लॉजिकल लेवल के नाम से। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल बोला जाता है, फिजिकल स्कीमा है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल बोलेंगे। ठीक, चलिए इनमें अब जो जो चीज़ें पूछी जाती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल जो सबसे नीचे होता है फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल, ये डिनोट करता है हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस, कि डाटा जो है वो किस तरीके से स्टोर होगा डाटाबेस में। इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल। कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दिस लेवल रिप्रेजेंट what stored data and their relationship in a database. It is the job of database manager. ओके, तो ये उससे नेक्स्ट हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा डाटा है जो स्टोर हुआ है। ओके, इसमें क्या था, हाउ द डाटा स्टोर, कि हम डाटा को कैसे जो है स्टोर करेंगे डाटाबेस में। कंसेप्चुअल में क्या हो गया कि कौन सा मतलब क्या डाटाबेस जो है स्टोर हुआ है। ओके, देन आता है एक्सटर्नल और व्यू लेवल। मोस्ट ऑफ द डाटाबेस यूजर्स डू नॉट यूज द कंप्लीट डाटाबेस, इट मीन्स दैट पार्शियल डाटा इज यूज्ड बाय देम। दिस एक्सटर्नल लेवल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कौन सा है, तो एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। ठीक है, व्हाट इज नीडेड बाय यूजर और ऑन व्हाट पार्ट ऑफ डाटा द यूजर इज वर्किंग, ओनली दैट पार्ट ऑफ द डाटाबेस इज विजिबल टू दैट यूजर। मतलब यूजर को जिस पार्ट की जरूरत होती है वो किस में दिखाई देगा, एक्सटर्नल लेवल में। इन दिस वे देयर कैन बी मैनी व्यूज ऑफ वन डाटाबेस। तो 3 डाटाबेस है, एक है कि किस तरीके से जो है हमें डाटा को स्टोर करना है, और कंसेप्चुअल में बताता है कि क्या डाटा जो है स्टोर हुआ है, और व्यू लेवल पे जो है हम ये हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसमें यूजर को जिस पार्ट की जरूरत होती है वो उस चीज को देख सकता है। ओके, फिर आते हैं डाटाबेस यूजर। अलग अलग तरीके के डाटाबेस यूजर होते हैं, लाइक एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, सोफिस्टिकेटेड यूजर है, एंड यूजर है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। अब इनका काम क्या होता है देखिए, तो देखिए डाटाबेस यूज़र की हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाटाबेस यूज़र होते क्या हैं। ओके, डीबीएमएस पर जो काम करते हैं, डीबीएमएस पर जो काम करते हैं वो सारे के सारे पर्सन क्या होते हैं, डीबीएमएस यूज़र होते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, डाटा को सिक्योर करना, स्टोर करना, ये सब काम जो है वो करते हैं। इन्हें ही जो है क्या कहा गया, डाटाबेस यूज़र कहा गया। जैसे हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर अभी पढ़ा, तो इसमें जो है हर एक लेवल पे
हर एक मतलब अलग अलग यूज़र होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है, ठीक है, मतलब हर एक का जो है एक अलग अलग काम होता है, तो वही हमें देखना है कि किस यूज़र का क्या काम है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर दिया है, इस एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम क्या है? देखिए, जो DBMS को डेवलप करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर वही है, डेवलपर हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस, जिससे हम डाटाबेस से क्या कर पाए? इंटरेक्ट कर पाए। वो जो कोड लिखता है या प्रोग्राम लिखता है वो प्रोग्रामर होता है। या सिंपल अगर सीधी लैंग्वेज में बात करिए तो DBMS को डेवलप करने का जो काम होता है, जिस व्यक्ति का काम होता है, वो क्या होता है? प्रोग्रामर होता है। ओके, प्रोग्रामर कोई ऐसे ही यूजर नहीं हो जाता है, एक ट्रेंड पर्सन होता है जो इस चीज़ों को डेवलप करता है। ओके, एंड देन उसके बाद इस तरीके से जो है वो पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से रखता है कि डाटाबेस को जो हम आसानी से क्या कर सके? यूज़ कर सके। ओके, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है। और अगर जब मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर या प्रोग्रामर या आप इसको डेवलपर बोल सकते हो, ये जब भी किसी कोई भी मतलब इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उसका डाटाबेस इसको तैयार करना होता है तो वो उन सभी पहलुओं पर ध्यान देता है जो उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि एक पूरी स्टडी के साथ देन वो क्या करता है? डाटाबेस डिज़ाइन करता है। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है। देन सोफिस्टिकेटेड यूज़र दिया है, हु इंटरेक्ट विद सिस्टम बाय फॉर्मिंग देयर रिक्वेस्ट इन डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब बात आती है सोफिस्टिकेटेड यूज़र की। तो एक्चुअल में सोफिस्टिकेटेड यूज़र क्या होते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं या बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं। ओके, जो डाटाबेस के साथ तो फेमिलियर होते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करते हैं? ये खुद के डाटाबेस को डेवलप भी करते हैं। ओके, ये जो है प्रोग्राम कोड नहीं लिखते हैं, लेकिन SQL क्वेरी को लिखकर जो है ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इसमें बताया गया, हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम फॉर फॉर्मिंग देयर रिक्वेस्ट इन डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि डाटाबेस नहीं डेवलप कर रहे हैं ये यूज़र, ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ SQL क्वेरी को लिखकर जो है ये डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये कौन हो सकता है? साइंटिस्ट, इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है एंड यूज़र, या इसको नावे यूज़र भी बोला जाता है। नावे यूज़र ये क्या कहता है? देखिए, इंटरेक्ट विद सिस्टम बाय इन्वोकिंग वन ऑफ परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैज़ बीन रिटन प्रीवियसली। ओके, इसको आप जो है एंड यूज़र्स को अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र्स भी बोल सकते हैं, और इन्हें जो है डाटाबेस के बारे में ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती है। ये यूज़र जो है मतलब डेली लाइफ में जो डाटाबेस एप्लीकेशन होते हैं सिर्फ उनका जो है यूज़ करते हैं। ओके, ये एंड यूजर्स हैं, तो ये क्या करेंगे? एप्लीकेशन इंटरफेस की हेल्प से जो है डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, इनको जो है डाटाबेस किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उसको एक्सेस मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब इन्हें नहीं पता होता। मतलब ये सारी नॉलेज जो है डाटाबेस के बारे में इन्हें नहीं होती है। देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा जो डेवलप करता है डाटाबेस को, ओके, मतलब या DBMS को डेवलप करता है वो हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम। फिर सोफिस्टिकेटेड यूजर पढ़ा कि जो डाटाबेस को डेवलप तो कर सकते हैं, पता है उन्हें, लेकिन वो अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम आती है वो किसके थ्रू कर रहे हैं? SQL क्वेरी के थ्रू जो है डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एंड यूजर्स को इतनी कोई नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है। वो सिर्फ एप्लीकेशन इंटरफेस की हेल्प से जो है डाटाबेस के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। अंदर की वर्किंग क्या है इनके बारे में उसको पता नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल हम अगर हम एंड यूज़र का ले तो वो है रेलवे के टिकट को बुक जो करते हैं ना यूज़र्स, वो कौन से होते हैं? नावे यूज़र्स होते हैं। वो किसी इंटरफेस के थ्रू ही वो जो है डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब वो डाटाबेस किस तरीके से डेवलप हुआ है ये जानकारी यूज़र को नहीं होती है, यानी कि जो टिकट बुक कर रहा है उसको ये कोई जानकारी नहीं होती है। ओके, तो ये नावे यूज़र हो जाते हैं, ठीक है। ओके, इसमें क्या है ना कि सिर्फ इतना याद रखिए कि मतलब वो डाटाबेस का यूज़ तो कर पाता है नावे यूज़र्स, लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से डाटाबेस डेवलप हुआ है ये जानकारी उसे नहीं होती है, वो नावे यूज़र्स होते हैं, ठीक। लास्ट जो टर्म है यहाँ पे वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे DBA की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होती है। DBA की अगर मैं बात करूँ, ये क्या होता है? एक व्यक्ति कह सकते हैं
या ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, ठीक है, समूह भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, जो क्या करता है डाटाबेस में, अगर उसे किसी चीज़ का बदलाव करना है, जैसे अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, क्रिएट करना है, ये सब काम किसका है? डीबीए का है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो हु मैनेज डाटाबेस इंस्टॉलेशन, मैनेजिंग एंड परफॉर्मेंस। तो वही बताया मैंने आपको, अगर उसको डाटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, ये सब काम किसका है? डीबीए का है। ओके, ये वो यूजर्स होते हैं डीबीए जो डाटाबेस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, या कह सकते हैं कि एक आता है ना कि डाटाबेस पर कंट्रोल किसका होता है, तो वो डीबीए का होता है। ठीक है, डाटाबेस में अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीबीए जिम्मेदार होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पूरा जो कंट्रोल होता है डाटाबेस पर वो किसका होता है, तो डीबीए का होता है। ठीक है, ये जो डीबीए है ये क्या करता है? डाटाबेस के जो तीनों लेवल है उनको कंट्रोल करके रखता है। जो ऊपर हमने पढ़े ना तीनों लेवल, जो 3 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ा, इनको कंट्रोल करने का काम किसका है? डीबीए का है। सिक्योरिटी कौन देता है? डीबीए देता है। ओके, और ये सिर्फ जो है ऑथराइज्ड जो यूजर्स होते हैं उन्हीं को जो है डाटाबेस को एक्सेस और मॉडिफाई करने की परमिशन देता है। इसके पास एक अकाउंट होता है जिससे सुपर यूजर अकाउंट जो है बोला जाता है। ठीक है, अगर कभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से नुकसान हो जाता है, फेलियर जो भी चीज़ें होती हैं, तो उनको रिपेयर भी कौन करता है? डीबीए करता है। ठीक है, ओके, तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। चलिए आगे आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में देखिए बहुत सारे मॉडल हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हर एक टाइप का। जिसने वो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट पैकेज चाहिए तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, डाटा मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं तो मेनली हम 3 मॉडल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, हिरारिकल, नेटवर्क और रिलेशनल। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले हिरारिकल मॉडल है, जहाँ पर हिरारिकल मॉडल क्या होता है? जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन होगी, यानी कि 1 to मैन रिलेशन होगी, पेरेंट एक ही होगा और चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम एनालिसिस अकर व्हेन अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट इज परफॉर्म। हिरारिकल मॉडल में प्रॉब्लम्स अकर होती हैं कब? जब अपडेट कर रहे हैं हम, कुछ डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो हिरारिकल मॉडल में तीनों इससे क्या होगी? प्रॉब्लम, यानी कि एनालिसिस जो है अकर होती है। ओके, डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है हिरारिकल मॉडल में किस? उसमें ट्री स्ट्रक्चर में। इट कांट हैंडल मैनी रिलेशन, ये जो है मैनी रिलेशंस को हैंडल नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से जो है इसको दिखाया जाता है ट्री की फॉर्म में। ये पेरेंट हो जाएगा एंड देन ये रूट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड वैल्यू हो जाएंगी। ठीक, एक नेटवर्क मॉडल होता है। नेटवर्क मॉडल में हम जो भी डाटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड और लिंक की फॉर्म में, और इसमें होती है मैनी टू मैनी रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन जो है यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन जो है इसमें पॉसिबल होते हैं। हिरारिकल में जो है उसमें प्रॉब्लम अक्कर होती है, लेकिन इसमें पॉसिबल होता है, लेकिन डिज़ाइन इसका कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, फिर आता है रिलेशनल मॉडल। डाटा स्टोर होता है रो और कॉलम की फॉर्म में, यूज़ करना इजी है और एक्सेस कर सकते हैं क्विकली। ओके, तो ये रिलेशनल मॉडल होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है वो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया था EF कोड ने टू मॉडल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन और टेबल। ओके, ठीक है, द सेट ऑफ रिलेशन एंड सेट ऑफ डोमेन दैट डिफाइन द वे दैट डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। वही है रिलेशनल मॉडल, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले रिलेशन आता है, तो इन रिलेशनल डाटा मॉडल रिलेशन आर सेव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। रिलेशन जो होते हैं वो किसकी फॉर्मेट में सेव होती है? टेबल, यानी कि आप कह सकते हैं कि डीबीएमएस में जो टेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। टेबल में क्या होती है? रो होती है, कॉलम होते हैं। जहाँ पे रो रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड को, तो कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट को। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन ए रिलेशन एंड एट्रीब्यूट इज ए नेम्ड कॉलम ऑफ ए रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन में जो कॉलम के नेम ऊपर आपको गिवन होते हैं, ठीक है, कि उस कॉलम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, वो एट्रीब्यूट होते हैं। टप्पल क्या होते हैं? हर एक रो जो होती है रिलेशन में उसको हम टप्पल बोलते हैं। डिग्री क्या है? जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि जितने कॉलम्स हमें वहाँ पे मिलेंगे उनको हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, रिलेशन की। कार्डिनलिटी क्या होती है? जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी वो कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टपल्स यानी कि नंबर ऑफ रोज जितनी प्रेजेंट है उसमें कार्डिनलिटी उसको हम बोलते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगे? डोमेन होंगी। आगे है रिलेशनल इंस्टांस और रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल इंस्टांस क्या होता है? द सेट ऑफ टपल ऑफ ए रिलेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज रिलेशनल इंस्टांस। इट कैन चेंज वेन एवर देर इज इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन इन द डाटाबेस। तो रिलेशन इंस्टांस क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको कि डाटाबेस में जो
हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एक टाइम पर, उसको डाटाबेस का इंस्टेंस बोला जाता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? डाटाबेस का इंस्टेंस। तो यही इसने कहा कि जब हम उसको चेंज कर देंगे, जैसे मैंने कुछ इंसर्ट किया, डिलीट किया, अपडेट किया, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा वो इंस्टेंस। ओके, तो एक टाइम पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है उसको हम क्या बोलेंगे? डाटाबेस का इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो डाटाबेस में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन, लेकिन एक समय पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है वो डाटाबेस का इंस्टेंस हो जाएगी। फिर स्कीमा आती है, तो जो स्कीमा डाटाबेस का जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है उसको हम डाटाबेस स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। तो वही हो गया ना, पूरा जो ओवरऑल डिज़ाइन हो गया उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, ओके। इफ ए स्कीमा हैज़ मोर देन वन रिलेशन, अगर स्कीमा में मोर देन वन रिलेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। चलिए, इसमें आगे दिखाया गया है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, रोल नंबर, नेम, सिटी, फ़ोन, एज, ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट हैं। इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट, या आप इसको फील्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फील्ड बोल सकते हैं। टप्पल्स आप देखेंगे, ये क्या है हमारी? इसको आप रिकॉर्ड बोल सकते हैं। रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रोज आर कॉल्ड टप्पल और रिकॉर्ड। ओके, अब इसमें पूछा जाए आपसे कि डिग्री क्या है और कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी क्या हो गया? 1 2 3 4 4 है इसमें, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी इस रिलेशन की? 4 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ रोज जितनी भी होंगी इसमें वो क्या होगी? कार्डिनलिटी। और अगर डिग्री पूछी जाए तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो इस रिलेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 5 हो जाएगी। ओके, तो यही चीज़ें बस इसमें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बताया भी गया है कार्डिनलिटी 4 है और डिग्री इसमें 5 है। ठीक है, चलिए आगे आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ये 3 तरीके का होता है। देखिए ये क्या होता है। ओके, कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो हर एक टेबल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए कुछ रूल दिए गए होते हैं। ओके, और यही रूल जो है क्या कहलाते हैं? डाटा कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। अलग अलग तरीके की होते हैं ये, जैसे और भी अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो जैसे नोट नल कंस्ट्रेंट होता है, सारे डिस्कस कर लेते हैं। नोट नल कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट का यूज़ कब किया जाता है? जब किसी कॉलम को खाली ना रखना हो। ठीक है, जब हमें किसी कॉलम को खाली ना रखना हो तो हम नोट नल कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। ओके, नोट नल कंस्ट्रेंट जो है ये एक कॉलम की वैल्यू को नल होने से रोकता है। ओके, तो याद रखिए, तो जब भी किसी कॉलम में हम इस कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे तो उस कॉलम को नल वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो नल वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या करता है? कॉलम को नल रहने से रोकता है, मतलब नल रखने से रोकता है, ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये रो को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। और प्राइमरी वैल्यू भी जो है कभी भी नल वैल्यू को कंटेन नहीं करता है। हमेशा क्या होती है? हर एक वैल्यू जो होती है उसमें यूनिक होती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ऐसे ही एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं? 2 टेबल में डाटा के बीच में लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं ना। ओके, और फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यूज़ जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लागू करने के लिए किया जाता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए यूज़ करते हैं। की कंस्ट्रेंट मैंने आपको बता ही दिया ना। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन विच कैन बी आइडेंटिफाई ए टप्पल यूनिकली। दिस मिनिमल सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड की फॉर दैट रिलेशन। ठीक है, ओके, नो टू कपल्स कैन हैव आइडेंटिकल वैल्यू फॉर की एट्रीब्यूट। इसी तरीके से इसमें होता है एक डोमेन कंस्ट्रेंट और होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है ये। और देखिए, तो सबसे पहले जैसे हम डोमेन कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? एक एट्रीब्यूट के लिए जो वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है उसकी डेफिनेशन देता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए मैंने लिखा एज में मैं लिख रही हूँ 17, 24, 21 एंड देन मैंने लिख दिया ए। क्या यहाँ पर एज में ये वैल्यू अलाउड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है, कोई करेक्टर तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, क्या आ सकता है? सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जो है एज ले सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ का सेट होता है, या कह लीजिए कि वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ की जो डेफिनेशन है या वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़ को जो डिफाइन करने का काम किसका है? डोमेन कंस्ट्रेंट का है। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, ओके, आगे यहाँ पे दिया गया है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है ये फॉरेन की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉरेन की वाला, फॉरेन की कंस्टेंट जो मैं बता रही थी आपको। ओके, ये फॉरेन एक में प्राइमरी की होती है और दूसरे में फॉरेन की का काम करती है, जो मतलब होती नहीं है वो प्राइमरी की, बट एक्ट करती है एज ए प्राइमरी की, तो वहाँ पर वो फॉरेन की होती है।
ठीक है, मतलब एक में वो अगर एक टेबल में वो प्राइमरी की है तो दूसरी टेबल में वो क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो ये जो काम है ये क्या कहलाती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहलाती है। तो ये फॉरेन की के कंसेप्ट पर ही वर्क करती है। फॉरेन की इज ए की एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन दैट कैन बी रेफर्ड इन अदर रिलेशन। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। और की कंस्टेंट मैंने पहले ही बता दिया आपको, यूनिक जो हमारी प्राइमरी की होती है उससे रिलेटेड होता है ये। ओके, इसके अलावा एक और बच गया एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या बताती है कि जो हमारी प्राइमरी की वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती है। ठीक है, वो नल नहीं हो सकती है, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखनी है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक टेबल में जो है जो हमारी जो प्राइमरी की है उसके अलावा एक नल वैल्यू हो सकती है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में। ठीक, तो बस ये याद रखना है। आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ की दिया गया है, जैसे कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी, यूनिक, कंपोजिट, सरोगेट, पार्शियल, फॉरेन, अल्टरनेट, सुपर की। ये 10 तरीके की कीज़ होती हैं। देखते हैं, देखिए सबसे पहले सुपर की है। यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन है, सुपर कीज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि सुपर की जो है वन एट्रीब्यूट से भी हो सकती है, वन और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से भी जो है बन सकती है। लेकिन मैंने लिखा आईडी, तो ये भी क्या है, सुपर की है। लेकिन आईडी और नेम को अगर मैं एक साथ मर्ज कर रही हूँ तो वो भी हमारी सुपर की बन के आ रही है। ठीक है, फ़ोन नंबर है तो ये भी क्या है, सुपर की है। तो ये सुपर की क्या होता है, सेट होता है वन और मोर एट्रीब्यूट का। एक और एक से, मतलब एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो वन और मोर एट्रीब्यूट का होता है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को टेबल में। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, सुपर की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन। सुपर की में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर से ये लिए गए थे एक रिलेशन में, तो यहाँ पे जो है सुपर की यहाँ से किस तरीके से बन सकती है, जहाँ से हमें क्या मिले, एक यूनिक जो है की का पता चले, जैसे क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो है हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना हर एक स्टूडेंट को क्लास, सेक्शन और रोल नंबर से, क्योंकि ऐसा देखिए क्लास सेक्शन दो बच्चों का सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर तो सेम नहीं होगा उसी क्लास सेक्शन में। ठीक, तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना हम यूनिकली। फिर क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सेक्स हो गया, नेम और एड्रेस हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सुपर की हो जाएंगे। फिर आते हैं कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड, यानी कि सुपर की में जो हम मिनिमल लेंगे चीज़ वो क्या होगी, हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो ये पूछा जाता है कई बार कि मिनिमल की इज कॉल्ड, तो उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिया, ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो मिनिमल की जो बनेगी, मतलब जो मिनिमम यूज़ की जा रही है वो हम जो है कैंडिडेट की लेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है आपको ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कैंडिडेट की से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि जो वैल्यू होती है कैंडिडेट की वो क्या होगी, हमेशा यूनिक होगी। जो कैंडिडेट की है वो कभी भी नल वैल्यू को नहीं लेगा। इट इज़ पॉसिबल टू हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन, मतलब एक रिलेशन में जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, मल्टीपल कैंडिडेट जो है की हो सकती है, पॉसिबल है। दोज एट्रीब्यूट विच अपीयर इन सम कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड एज प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब जो भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होंगे, मतलब मान लीजिए 5 एट्रीब्यूट है, मैं उनमें से कह रही हूँ कि 2 जो है मेरे पास कैंडिडेट की है, ए और बी, तो ये जो ए बी होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। और जो कैंडिडेट की नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे प्राइमरी की आता है। प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की दैट द डाटाबेस डिजाइन सिलेक्ट वाइल डिजाइन द डाटाबेस। ओके, तो प्राइमरी की यहाँ से ये 5 पॉइंट आपको क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो वैल्यू होती है प्राइमरी की वो कभी भी नल नहीं होती, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, हमेशा यूनिक होती है, ये भी सही है। वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी चेंज, हम जो है प्राइमरी की वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नो अपडेशन इज पॉसिबल। वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी असाइंड व्हेन इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड, वैल्यू जो होती है प्राइमरी की को उसको हम असाइन करते हैं जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। ए रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक रिलेशन में सिर्फ एक ही प्राइमरी की जो है अलाउ होती है। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट क्या होता है, अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की। ओके, देखिए एक चीज याद रखिए, सुपर की हो गया हमारा बहुत, मतलब कितनी भी एट्रीब्यूट से लेकर हम सुपर की बना सकते हैं, वन और मोर एट्रीब्यूट। फिर उन वन और मोर एट्रीब्यूट में से यूनिकली जो आइडेंटिफाई करेगा उसमें से हम कैंडिडेट की निकालेंगे। कैंडिडेट की हमें पता है मल्टीपल कीज हो सकती हैं। ठीक है, कैंडिडेट की में एक से ज्यादा हो सकती है, लाइक मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, ये 2 कैंडिडेट की हैं, तो इस कैंडिडेट की में से हम क्या चूज करते हैं, प्राइमरी की को चूज करते हैं। प्राइमरी की ए और बी में से जो हमने यूज कर ली वो क्या होगी, प्राइमरी की। तो ये क्या कह रहा है कि जो अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट की बचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए।
सुपर की में से कैंडिडेट की आई, कैंडिडेट की में से हम किसको लेते हैं, प्राइमरी की को लेते हैं। तो ये चीज बस इसमें आपको याद रखनी है। और जो अनइम्प्लीमेंटेड कैंडिडेट कीज बच जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कीज बोलते हैं। ठीक है, आगे फॉरेन की दिया है, तो फॉरेन की यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फॉरेन की जरूरी नहीं यूनिक हो, ये नल वैल्यू भी जो है ले सकता है। ओके, एन एट्रीब्यूट एक्स इज कॉल्ड एज ए फॉरेन की टू सम अदर एट्रीब्यूट वाई व्हेन इट्स वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट वाई, कि एक्स को हम फॉरेन की कह रहे हैं, कुछ अदर एट्रीब्यूट है वाई उसका, क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है एट्रीब्यूट वाई पे। हियर द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट वाई इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस्ड रिलेशन। यहाँ पे जो वाई जिस रिलेशन पर बेस्ड है, ओके, ये कह रहा है कि द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट वाई इज प्रेजेंट, मतलब वो रिलेशन जहां जिसमें वाई प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस्ड रिलेशन बोलेंगे। और द रिलेशन इन विच एट्रीब्यूट एक्स इज प्रेजेंट उसको हम रेफरेंसिंग रिलेशन बोलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द एट्रीब्यूट वाई माइट बी प्रेजेंट इन द सेम टेबल और इन सम अदर टेबल। ठीक है, तो फॉरेन की क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो फॉरेन की जो है उस टेबल का कॉलम होता है जिस टेबल का यूज किसी और टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से लें तो देखिए, हर एक कंपनी में हमें पता है कि हर एक कर्मचारी, मतलब हर कर्मचारी जो है अलग अलग विभागों में काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तरीके की टेबल बना सकते हैं, एक है एम्प्लॉय टेबल और दूसरी बना सकते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय में जैसे मैंने लिखी एम्प्लॉय आईडी लिखी, एम्प्लॉय नेम लिखा, ठीक, पासपोर्ट नंबर लिखा, उसका लाइसेंस नंबर और डिपार्टमेंट की आईडी, कि उसकी डिपार्टमेंट आईडी ये है कि ये जो एम्प्लॉय है ये इस डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट में मैंने लिख लिया डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नेम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब आप देखिए, इसमें एक एम्प्लॉय है, दूसरा डिपार्टमेंट है। अब हमें पता है कि हर एक जो एम्प्लॉय होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है उसमें काम करता है। इसमें इट मीन्स क्या हो गया कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो अलग अलग एंटिटीज होगी। तो हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय टेबल बनाई, दूसरी डिपार्टमेंट टेबल बनाई। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि डिपार्टमेंट की जो जानकारी है वो एम्प्लॉय टेबल में भर दें। ठीक है, ये तो सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो सही नहीं होगा ना कि हम जो है अपनी जो डिपार्टमेंट की जो भी जानकारी है कि डिपार्टमेंट का नेम क्या है, उस हर एक नेम की आईडी क्या है, वो जानकारी हम डायरेक्ट एम्प्लॉय टेबल में नहीं डाल सकते ना। एम्प्लॉय टेबल में हम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय की जानकारी ही तो रखेंगे कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, ठीक है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम इनको क्या करते हैं, प्राइमरी की के माध्यम से क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो जो एम्प्लॉय टेबल में हमने जो डिपार्टमेंट का जो ये यूज किया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरेन की। और जो डिपार्टमेंट में यूज किया गया ना डिपार्टमेंट आईडी, वो क्या रहेगी, हमारी प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, तो ये होता है फॉरेन की। होप सो आपको समझ आ गई होगी ये चीज़ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम है, और हमने इसको स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हम डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी डालेंगे, हम स्टूडेंट में किसकी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ही तो रखेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इसके द्वारा लिंक करवा दिया है। तो ये हमारी जो एस डिपार्टमेंट, ये जो आया स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, ये क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। ओके, यहाँ पर एस डिपार्टमेंट कैन टेक ओनली दोज वैल्यू विच आर प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट नंबर इन डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ओके, तो ये वो जो है सिर्फ वही वैल्यू लेगा जो कि डिपार्टमेंट नंबर में होंगी, डिपार्टमेंट टेबल में जो भी वैल्यूज होंगी सिर्फ उन्हीं को लेगा। तो यहाँ पे ये फॉरेन की हो जाएगी और ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। ओके, चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आता है पार्शियल की। पार्शियल की क्या होता है, पार्शियल की इज ए की यूजिंग विच ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई यूनिकली, हाउएवर ए बंच ऑफ रिलेटेड टपल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल यूजिंग द पार्शियल की। ठीक है, मतलब पार्शियल की में ये क्या कह रहा है कि कोई रिलेशन है आप, और उसमें से जो है आप किसी भी मतलब किसी भी एट्रीब्यूट को जो है ये नहीं कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि जो भी आपका पूरा कॉलम है उसको, उसमें आप जो है प्राइमरी की जो है आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही हैं। मतलब जिस टेबल में आप प्राइमरी की ना बता पाएं तो वहाँ पे हम जो है प्राइमरी की क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बंच ऑफ रिलेटेड टपल्स, यानी कि 2-3 टपल्स को इकट्ठा करके ये बताएंगे कि ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है। तो वो हो जाती है पार्शियल की।
तो पार्शियल की इज ए की यूजिंग विच ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई यूनिकली। जहां पे हम जितना भी रिकॉर्ड है उसको जब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, बंच ऑफ रिलेटेड टपल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल यूजिंग द पार्शियल की। तो वहां पे कुछ हम टपल्स को सिलेक्ट करते हैं एक साथ यूजिंग द पार्शियल कीज। ओके, तो ये पार्शियल की होता है। फिर आता है कंपोजिट की, ए प्राइमरी की कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट एंड नॉट जस्ट ए सिंगल एट्रीब्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की बोलेंगे। देखिए, तो कंपोजिट की क्या हो जाएगी, कंपोजिट प्राइमरी की जो है ये एक से ज़्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। जैसे अभी हमारे पास मैंने दो जो है सिलेक्ट कर ली, उन मतलब मैं एक से ये नहीं बता सकती हूँ कि ये प्राइमरी की है या नहीं, ठीक है। तो कंपोजिट जो की होती है या कंपोजिट प्राइमरी की आप इसको बोल सकते हैं, ये जो है एक से ज़्यादा फील्ड से मिलकर बनती है। ओके, तो वो कंपोजिट होती है। ठीक, चलिए देखिए, जहाँ पे सिर्फ एक यूनिक आ जाए, जब सिंगल एट्रीब्यूट जिसमें हम ले रहे हैं, तो वो तो हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। लेकिन कंपोजिट में क्या होता है, हम सिंगल से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को जो है यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो कंपोजिट की हो जाएगी। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। सिंगल एट्रीब्यूट होता तो प्राइमरी की हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, मीन्स ये क्या है, कंपोजिट की हो जाएगी। दूसरा सेकेंडरी की है, इसमें सेकेंडरी की इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडेक्सिंग पर्पज फॉर बेटर एंड फास्टर सर्चिंग। ये देखिए सेकेंडरी की क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया जो कैंडिडेट की लेते हैं उनमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं ना, कि जो यूनिकली होगी उसको हम प्राइमरी की बोल देते हैं। जो बाकी की बच जाती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की बोलेंगे। ठीक है, तो ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट की सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की, और जो रेस्ट ऑफ देम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की बोलेंगे। ठीक, तो याद रखिए भाई, जो हमारा अल्टरनेट कीज हमने पढ़ा था एज इट इज़ वैसा ही है ये। ठीक है, सरोगेट की क्या होती है, देखिए, इट इज़ यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। ये यूनिक होती है जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं टेबल के लिए। मतलब रिकॉर्ड्स क्या होता है, मतलब ये जितनी भी रो होंगी वो सारी क्या होंगी, यूनिक होंगी, एक सेम वैल्यू नहीं, जैसे 1 1 हो गई या 2 2 ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 है तो वो अलग अलग ही रहेगी। तो ये क्या होती है, यूनिक होती है हर एक रिकॉर्ड के लिए टेबल में। इट इज़ अपडेटेबल, इसे हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी की पढ़ा था, उसको हम जो है अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सरोगेट की क्या होती है, उसको हम अपडेट कर सकते हैं। ये वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती, जैसे प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ऐसे ही सरोगेट की नल नहीं हो सकती। इट मस्ट हैव सम वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू जो इसमें रहेगी। जैसे मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, यूनिक भी होता है, मतलब स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर है अलग अलग ही मिलेगा। ठीक, और अपडेटेबल है, यानी कि मोबाइल का जो नंबर है वो चेंज भी हो सकता है, तो अपडेट हम उसको कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी नल, लेकिन नल नहीं होगा, इट मस्ट हैव सम वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू इसमें होगी, तो ये सरोगेट की हमारी बन जाएगी। ऐसे ही यूनिक की होती है, इट इज़ यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। ये किसके लिए यूनिक है, जितने भी रिकॉर्ड है टेबल के लिए उसके लिए, लेकिन इसमें नल वैल्यू हो सकती है। अब देखिए, यूनिक की अलग है और प्राइमरी की अलग है। प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं लेते हैं, यूनिक की में नल वैल्यू हम ले सकते हैं। ओके, वंस असाइन्ड इट वैल्यू इट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज नॉन अपडेटेबल। जैसे प्राइमरी की नॉन अपडेटेबल है, नॉन अपडेशन होता है, यानी कि कोई अपडेशन उसमें हम नहीं कर सकते, एज इट इज हम यूनिक की में भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर दोनों में चेंजेस क्या है कि इसमें नल वैल्यू होती है और प्राइमरी की में नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, कैंडिडेट की को किस तरीके से निकालना है। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है, मिनिमल सुपर की, या आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू हर एक एट्रीब्यूट को होल्ड करके रखेगी उसको हम कैंडिडेट की बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ आपको जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, ये आपको याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट सारी की सारी वैल्यूज़ को होल्ड करेगा रिलेशन की, वो हमारा कैंडिडेट की हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन दी गई है, आर विद एट्रीब्यूट F1 F2 F3 F4 एंड 5, ये रिलेशन है। फिर कह रहा है कि F1 जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है F3 को, F3 प्रोड्यूस कर रहा है F2 को, F2 प्रोड्यूस कर रहा है F4 को, और F4 प्रोड्यूस कर रहा है F5 को। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्लोजर निकालते हैं। तो क्लोजर निकाला जैसे हमने F1 का, तो F1 जो है खुद को तो प्रोड्यूस करेगा ही। अब आगे देखते हैं किस किस को प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, क्लोजर F1 को प्रोड्यूस कर रहा है। F1 के बाद हमने देखा कि F1 F3 को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब F3 अगर क्लोजर F1 में आ गया है तो F3 भी तो किसी को प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो F3 F2 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको, यानी कि जब F3 F2 को कर रहा है तो F1 भी F2 को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। फिर F2 देखा हमने कि F2 को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, F1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसको F2 प्रोड्यूस करेगा उसको F1 भी प्रोड्यूस करेगा। तो F2 ने F4 को प्रोड्यूस किया है, तो यानी कि F1 F4 को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही F4 ने F5 को प्रोड्यूस करा है, तो F1 भी F5 को प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब क्लोजर हमारा जो F1 है वो इन सभी को क्या कर रहा है,
प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि F2 किस किस को प्रोड्यूस कर रहा है। F2 देखिए, F2 को तो करेगा ही, साथ में F2 F4 को कर रहा है, और F4 आ गया तो F4 F5 को कर रहा है, तो F2 F4 और F5 को ही प्रोड्यूस करेगा। F3 पे क्यों नहीं गया ये, क्योंकि F3 से रिलेटेड कोई चीज इसमें है ही नहीं जहां पे F2 उसको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, फिर हमने F3 के लिए क्लोजर निकाला, तो F3 हमने देखा कि F3 F2 को प्रोड्यूस कर रहा है। F3 किसको प्रोड्यूस कर रहा है, F2 को। अब F2 को कर रहा है तो जो F2 जिसको करेगा F3 उसको भी प्रोड्यूस करेगा, तो F2 अगर F4 को प्रोड्यूस कर रहा है तो F3 भी F4 को प्रोड्यूस करेगा। फिर F4 अगर F5 को प्रोड्यूस कर रहा है तो F3 भी ऑटोमेटिकली F5 को प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्लोजर F3 के लिए निकल गया। फिर F4 हमने देखा कि F4 खुद को भी करेगा और F5 को भी करेगा, इसके अलावा किसी और को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सी वैल्यू है, कौन सा क्लोजर है जो कि हर एक वैल्यू को होल्ड करके रखे हुआ है रिलेशन की। देखिए इसमें रिलेशन में 5 चीजें थी, F1 F2 F3 F4 F5, और ये सिर्फ हमें F1 में दिख रहा है कि F1 है जो इन सभी एट्रीब्यूट्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तो जो इनको एट्रीब्यूट को होल्ड करके रखेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। तो हेयर ओनली F1 होल्ड द ऑल एट्रीब्यूट, देन F1 इज द कैंडिडेट की। तो यहाँ पर सिर्फ F1 जो है क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है, और यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से कैंडिडेट, या फिर ये पूछ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें कैंडिडेट की है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि F1 क्या है जो है कैंडिडेट की हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए उसके बाद आता है हाउ टू फाइंड सुपर की। अगर सुपर की फाइंड आउट करना आ जाए तो क्या करें, तो इसके लिए सिंपल एक जनरल फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास n एट्रीब्यूट गिवन है और सिर्फ एक नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर कीज गिवन है, सिर्फ एक नंबर दी है पॉसिबल सुपर कीज की, सॉरी एक मिनट, सिर्फ एक कैंडिडेट कीज है। ठीक है, एट्रीब्यूट n है लेकिन कैंडिडेट की जो है वो सिर्फ एक है, तो पॉसिबल सुपर कीज होंगी 2 raised to power n-1। जैसे क्वेश्चन दिया, लेट ए रिलेशन R हैव एट्रीब्यूट दिस एंड A1 इज द कैंडिडेट की, देन हाउ मेनी सुपर कीज। तो n की वैल्यू क्या है 3, ये 2 raised to power n में ये n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 3 हैं, तो 2 raised to power 3, और कैंडिडेट कितनी की कितनी थी, 1 थी, तो 2 raised to power 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 2। तो यहाँ से सुपर की कितनी निकल जाएंगी, 4 सुपर की जो है यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज फॉर द रिलेशन स्कीमा विद ई इज द की इज, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है पहले, तो इसमें कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 raised to power n-1। अब यहाँ पर ई एफ जी एच क्या है, ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि n की वैल्यू 4 है, और ई क्या है, कैंडिडेट की है, यानी कि एक कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है। तो ये हो जाएगा 2 raised to power 4 - 1, यानी कि 2 raised to power 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। ठीक है, 8 सुपर कीज जो है यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये आपको निकालना है। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई नहीं होगा जब यहाँ पर नंबर ऑफ कीज जो है वो ज़्यादा दे दी जाए, तो वो बड़ा मेथड होता है, वो हमारे एग्जाम में भी ना पूछा जाए। ठीक है, वो गेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर वो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें जो कैंडिडेट की होती हैं वो एक से ज़्यादा 2 3 4 उस तरीके से दी जाती हैं। लेकिन ये मत कर देना कि अगर कैंडिडेट की 3 आ गए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 3 कर दें। ठीक है, ये मत करना। ठीक, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिए। आगे आता है ई आर डायग्राम। ई डायग्राम में को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप सेट। अब एंटिटी सेट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के एंटिटी सेट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है, दूसरा वीक एंटिटी सेट होता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का मतलब क्या है कि उसमें प्राइमरी की जो होता है या प्राइम एट्रीब्यूट जो होता है वो अवेलेबल होता है, वीक एंटिटी सेट में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ बस इसमें याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग को हम इस तरीके से दिखाते हैं, रेक्टेंगल से शो, इसको हम डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं। फिर रिलेशनशिप सेट की बात करते हैं, इसी तरीके से 2 तरीके का रिलेशनशिप सेट होता है। स्ट्रॉन्ग हो तो इस तरीके से होगा, और वीक रिलेशनशिप सेट होगा तो 2 डायमंड जो है आपको दिखाई देंगे। ओके, फिर बात आती है एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर सिंपल इस तरीके से दिया गया तो वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर 2 एलिप्स इस तरह गिवन है तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। अगर एक से और एट्रीब्यूट जो है निकल रहे हैं तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। जैसे नेम का होता है ना, नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट से जो है और वैल्यूज जो है आ रही हैं तो वहां पर कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट में कोई की ले रहे हैं हम, ठीक है, एक उसको हम क्या बोलेंगे, की एट्रीब्यूट।
ठीक है। और जब एट्रीब्यूट के नीचे इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखाई देगी तो वो पार्शियल एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये की एट्रीब्यूट होगा और ये पार्शियल एट्रीब्यूट होगा। ओके, और जब डॉटेड एलिप्स होगा तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट का साइन होगा। तो यहाँ से पर्टिकुलर साइन की भी पूछी जा सकती है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। तो एक बार ना मैं इनका बता देती हूँ आपको कि कंपोजिट कौन सा होता है और मल्टी वैल्यूड कौन सा होता है। ओके, देखिए एट्रीब्यूट को बताने से पहले मैं एंटिटी से शुरू करती हूँ कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, वो क्या होगा एंटिटी। जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया या एम्प्लॉय हो गए, वो क्या है एंटिटी है। ठीक है, वो क्या है एंटिटी बोल लीजिए, एंटिटी टाइप बोल लीजिए, एंटिटी सेट आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वो क्या हो जाएगी एंटिटी हो जाएगी। तो एंटिटी सेट में जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट लिए, स्टूडेंट मेरे पास 3 है, तो वो सारे पूरा क्या कहलाएगा मेरा एंटिटी सेट कहलाएगा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी एंटिटी हो जाएगी। एक कार है मेरे पास तो वो मेरे पास एंटिटी है। मैं बहुत सारी कारों की बात कर रही हूँ तो वो एंटिटी सेट हो जाएगा कि मेरे पास ये कार है, वो कार है, ठीक, तो वो एंटिटी सेट बन जाएगा। ठीक, तो फिर रिलेशनशिप जो है हम एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में या किस तरीके से इसकी रिलेशन होती है उसको दिखाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे अब आते हैं एट्रीब्यूट की बात करते हैं। ओके, एट्रीब्यूट क्या होती है, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफाइन करती है एंटिटी टाइप को। जैसे स्टूडेंट का मैंने लिया, स्टूडेंट का क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, उन स्टूडेंट का नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है, एड्रेस हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकती है, सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या हो जाएंगे एट्रीब्यूट हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे हम की एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, जो एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसको हम की एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो जिसके नीचे आपको ये मिलेगा, ये मान लीजिएगा कि वो की एट्रीब्यूट है, वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई जो है कर रहा है। ठीक है, अब यूनिकली आइडेंटिफाई, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मैं रिलेशन ले रही हूँ, इसमें क्या जो है यूनिक होगा, नेम यूनिक होगा, नहीं हो सकता, नेम तो किसी के भी 2 सेम हो सकते हैं। ठीक है, क्लास जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन रोल नंबर किसी नेम उसमें ये तो यूनिक हो जाएगा ना, तो रोल नंबर हमारी क्या हो जाएगी की एट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है उसको। ठीक है, ऐसे ही आता है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट तो हम पढ़ ही चुके हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो अदर एट्रीब्यूट से बना है। ओके, जैसे एड्रेस एट्रीब्यूट हो गया, जिसमें क्या आ गया, एड्रेस में हम अगर बात करें स्ट्रीट भी देते हैं, सिटी भी देते हैं, स्टेट भी हो गया, कंट्री भी हो गया। ऐसे मैंने जैसे आपको नेम का बताया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से वो हो जाता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब जिसको हम बांट सके, हिस्सों में बांट सकते हैं, उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं, या एक ऐसा एट्रीब्यूट जो अलग अलग एट्रीब्यूट से मिलकर बना है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, मतलब जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू मोर देन 1 हो, जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू मोर देन 1 हो। किसकी एट्रीब्यूट, मतलब किस एट्रीब्यूट की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है? क्या रोल नंबर 1 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नेम 1 से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, नेम तो अलग अलग होता है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, होता तो एक ही नाम है ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यू किस में हो सकती है, फ़ोन नंबर में हो सकती है ना। हो सकता है कि एक बंदे के पास 2 फ़ोन नंबर हो, पॉसिबल है, और आजकल तो होते ही सबके पास 2-2 फ़ोन नंबर्स है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डिराइव करें किसी और एट्रीब्यूट से, उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एज है, एज किससे डिराइव होकर बनेगी, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होकर बनेगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। और इसको दर्शाते हैं। पार्शियल एट्रीब्यूट क्या है, देखिए जिसमें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ वो हमारा की एट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जिसमें हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, ठीक है, वो हमारा पार्शियल एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो बस ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स ऑफ ER टू रिलेशनशिप मॉडल। नंबर ऑफ टेबल्स भी पूछ सकता है, या फिर इसमें पूछ सकता है कि कौन सा, मतलब कोई भी क्वेश्चन देगा आपको कि इसमें कितनी मल्टी वैल्यूड जो है एट्रीब्यूट हैं, कितने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ER मॉडल से पूछे जाते हैं। तो जैसे स्पेशली हमने वो वाली क्वेश्चन तो कर ली थी कि कौन सा कंपोजिट है, वो निकालना तो हमने सीख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में।
ठीक है, मतलब जो हमने 148 लेक्चर्स जो किए हैं उसमें देखा था। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल पूछी जाए ER रिलेशनशिप मॉडल के लिए, तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो हम जो है सीखेंगे। ओके, एक रिलेशनशिप मॉडल दिया गया है, इसमें जो है कितनी टेबल बन सकती हैं अलग अलग वो बताना था। तो इसमें 3 टेबल जो है बन सकती हैं। ये 3 टेबल हमें किस तरीके से देखनी होती है, देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और ये कैसा है, वीक एंटिटी सेट है। ओके, देखिए एक टेबल जो है यहाँ पे ये जो दिखाती है ना, ये टोटल उसको दिखाती है, टोटल वाली रिलेशन को क्या कह सकते हैं आप, टोटल डिपेंडेंसी। ओके, और जो सिंगल होती है वो पार्शियल को दिखाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो एक टेबल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, ये वाली MR1 टेबल बनेगी, MR1। ठीक है, इस MR1 में क्या क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, M2 आ जाएगा, M3 आ जाएगा, और जिस रिलेशन के साथ ये अटैच होगी ये टेबल, उसका जो प्राइम एट्रीब्यूट आएगा वो भी जो है इसके साथ लिया जाएगा। अब ये रिलेशन किसके साथ अटैच हो रही है, इसके साथ अटैच हो रही है ना, P वाले के साथ, और इसमें प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, P1, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी की है, वो जो है हमें इसमें लेना होता है। तो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे P1 है, तो ये हो जाएगा MR1 की टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल कौन सी बनेगी, P1 और P2 बनेगी, P1 और P2, क्योंकि P जो है ये किसी के साथ, अगर ये P इस तरीके से गिवन होता ना, उसकी तरफ रिलेशन की साइड इसका मुंह होता, तो हम R2 को इसके में ऐड कर सकते थे। लेकिन P जो है किसी की भी तरफ नहीं जा रहा है, किसी भी रिलेशन की तरफ नहीं जा रहा है, रिलेशन से हम P की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी जो टेबल बनेगी वो सिर्फ ये बनेगी, P वाली। P में हमने ले लिया P1 और P2। ठीक है, तीसरी रिलेशन देखिए क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी N1, लेकिन यहाँ पर टोटल दिया गया है तो हम टोटल वाले हिस्से में रिलेशन को भी ऐड कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा N1 N2, और रिलेशन 2 जिस भी एंटिटी के साथ बिलोंग कर रहा है उसका प्राइमरी एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे P के साथ ये रिलेशन में है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट P1 लेंगे, तो NR2 में ये बन जाएगा। अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन तो ये दे सकता है कि कितनी टेबल बन सकती हैं, तो 3 टेबल बन सकती हैं। दूसरा उलझाने के लिए ये देख सकता है कि जो MR1 टेबल बनेगी उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी जो है वो क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे जब हम रिलेशन लेंगे, और ये रिलेशन जिसके साथ भी अटैच होगी, जिस भी एंटिटी सेट के साथ, उसका प्राइम एट्रीब्यूट हम लेते हैं उस टेबल में। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 टेबल हमें बन गई। अगर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, देखिए ये तो सिंपल है कि एक टेबल ये बन रही है, एक टेबल ये बन रही है, एक टेबल ये बन रही है, 3 टेबल तो बन ही रही है। लेकिन इसमें अगर सही आंसर हम देखें तो आंसर आएगा 4 टेबल जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए A इस रिलेशन के साथ है, मतलब इससे रिलेटेड है ना, तो एक में हम ये लेंगे। देखिए A इस वाले से भी है, रिलेशनशिप इसका दिया है, और A का इस रिलेशनशिप, मतलब इससे भी जो है इसका रिलेशनशिप है, तो एक जो टेबल बनेगी वो तो कंप्लीट यही बन जाएगी, AR1 R2। ठीक है, AR1 R2। अब AR1 R2 इस टेबल में हम क्या क्या लेंगे, A1 A2 तो लेंगे ही, A1 A2 तो लेंगे ही, फिर रिलेशन 1 जिस एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है उसका भी हम क्या लेंगे, B1 लेंगे। ठीक है, तो B1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R2 के साथ जुड़ा है, तो R2 जिसके साथ जुड़ा होगा उसका भी हम प्राइम एट्रीब्यूट लेंगे, तो ये C1 भी आ जाएगा। तो एक टेबल हमारी ये यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दी है, ये रही। ठीक है, अब देखिए दूसरी टेबल बनेगी ये B1 B2, लेकिन अगर हम देखेंगे तो B1 किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है। A1 से तो हम जा रहे थे ना, रिलेशनशिप हमारी दिखा रहे थे, लेकिन B1 से हम कहीं पर भी नहीं जा रहे, तो B1 में हमारी सिंपल टेबल बन जाएगी, ये B टेबल बनेगी जिसमें आएगा एट्रीब्यूट B1 और B2। ठीक है, एक हमारी C टेबल बनेगी, क्योंकि C में भी हम किसी रिलेशनशिप से अटैच नहीं हो रहे, तो C टेबल बनेगी C1 और C2। ये 2 आ गई, 3 आ गई। अब चौथी टेबल कौन सी बनेगी, ये देखिए चौथी टेबल वो बनेगी जिसमें मतलब जो रिलेशनशिप किसी से भी अटैच नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो रिलेशन है ये A के साथ अटैच है, ठीक है, या हाँ A के साथ अटैच है, और B रिलेशन अगर ये वाली देखेंगे R2 तो ये इसके साथ है। लेकिन अगर हम R3 को देखें ना, तो ये B से कोई रिलेशन है इसका, ना C से कोई रिलेशन है, तो इसकी जो है अलग से एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये एरो का साइन आपको चेक करना है, एरो का साइन जहां पर कहीं मतलब किसी भी तरफ अगर आपको एरो का निशान नहीं दिखेगा वहां पर आपको एक अलग से टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहां पर R3 की जो है अलग से टेबल एक क्रिएट होगी, और R3 में क्या आ जाएगा कि R3 जिससे अटैच है उसके प्राइम एट्रीब्यूट, जैसे R3 यहां से, ठीक है, यहां से आ रहा है ना B1 से, तो इसका प्राइम एट्रीब्यूट हमने ले लिया B1, और यहां से C1 से भी जा रहा है तो यहां से हो जाएगा C1, B1 और C1 आ जाएंगे। टेबल के लिए हमें सिर्फ ये एरो देखना है, अगर उसमें कहीं किसी भी तरफ से एरो का साइन नहीं है तो हम उसके लिए एक अलग टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये जो है इसमें से मिनिमम 4 टेबल्स जो है यहाँ से
बन के आ जाएंगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए फिर आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम सिर्फ 4 तरीके पढ़ेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ। फर्स्ट एनएफ जो होता है इसमें कोई भी कंपोजिट वैल्यू नहीं होती है, सेम काइंड एंड यूनिक एंट्रीज होती हैं, नो टू रोज आर आइडेंटिकल, दो जो रोज होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। तो ये फर्स्ट एनएफ के लिए सारी कंडीशन आप याद रखिए। 2NF क्या होती है, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है इसमें। ठीक है, 3NF में क्या होता है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइम एट्रीब्यूट को प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन नॉन प्राइम को ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। बीसीएनएफ में क्या है, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए अगर एक्स प्रोड्यूस कर रहा है वाई को तो एक्स कैसा होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, तभी वो बीसीएनएफ में बनेगा। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी, जो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, जो बीसीएनएफ होगी वो हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनेगी ही बनेगी। ठीक है, और हर एक रिलेशन जो होती है डाटाबेस में वो किस में होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती ही होती है। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। 3NF और BCNF में 1 कैंडिडेट की होती है। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में होती है, 3NF में होती है, और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस में होती है, BCNF में होती है। ट्रांजिटिव 3NF में, नो ट्रांजिटिव BCNF में। लॉसलेस डिकम्पोजिशन और नो लॉसी, दोनों का मतलब एक ही है, लॉसलेस और नो लॉसी। ठीक है, जिसमें कोई लॉस ना हो, तो ये किस में होता है, 2NF, 3NF और BCNF। ये डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लॉसलेस डिकम्पोजिशन कौन सा है या नो लॉसी डिकम्पोजिशन कौन सी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। ओके, और फिर आता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। अगर हम बात करें तो 2NF और 3NF क्या होते हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होती है। नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी, जिसमें हमेशा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं होती है, वो हमेशा कौन होती है, BCNF होती है। ओके, फिर आ रहा है आर विद ओनली ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये किस में होती है, BCNF में होती है। BCNF में रिडंडेंसी 0 होती है, ये याद रखिए। अगर मतलब जितने भी एट्रीब्यूट है अगर वो सारे के सारे क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो कैसी रिलेशन हो जाएगी, 2NF और 3NF हो जाएगी। बाइनरी रिलेशन कौन सी होती है, BCNF को बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। और इन रिलेशनल डाटाबेस एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट NF, हर एक रिलेशन जो होती है रिलेशनल डाटाबेस में क्या होती है, फर्स्ट NF में होती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन जरूर आपको इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात आती है रिलेशनल अलजेब्रा की। तो इसमें हम 3 तरीके के ऑपरेशन लेते हैं, सेट ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन और सेट फंक्शंस। ओके, सेट ऑपरेशन यानी कि बेसिक फंक्शन हमारे दिए गए हैं जिसमें हम यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। यूनियन में मैंने आपको बताया हुआ है, यूनियन में हम सारी वैल्यूज लेंगे, सिर्फ डुप्लीकेट जो वैल्यू होती है उसको हम वन टाइम लेते हैं। ओके, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं टेबल्स में वो लेते हैं। डिफरेंस में अगर मेरे पास A और B है तो जो दोनों में वैल्यू सेम होंगी, अगर मैं A माइनस बी ले रही हूं तो मैं सिर्फ वो वैल्यूज लूंगी जो कि सिर्फ A में हो, B में ना हो, या B माइनस A ले रही हूं तो B वाली वो वैल्यू लूंगी सिर्फ जो कि सिर्फ B में है ना कि A में। तो ये सेट डिफरेंस हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पता है एक रो को हम पूरे उसके साथ जो है डिवाइड करते जाते हैं, दूसरी जो टेबल होती है हर एक को हर एक के साथ किया जाता है। ओके, देखिए इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। कंफ्यूज कर देते हैं वो क्वेश्चन कई बार, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। और सिलेक्शन को ऐसे, ओके हाँ, सिलेक्शन इसलिए यूज कर, मतलब इस तरीके से इसको शो किया जाता है। प्रोजेक्शन को पाई से हम शो करते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन ये होता है, अलग अलग तरीके का ज्वाइन होता है, आगे बताती हूँ मैं आपको। और सेट डिवीजन ऑल फंक्शन, जहाँ पर ऑल का यूज किया जाएगा वहां पर सेट डिवीजन आ जाएगा। ये सेट फंक्शंस है, इनको एग्रीगेट फंक्शन भी बोला जाता है। सम, एवरेज, काउंट, एनी, मैक्स, मिन, ये सब एग्रीगेट फंक्शंस है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्रीगेट फंक्शन से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्वाइंस की अगर हम बात करें तो ज्वाइन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, बहुत सारे टाइप इसके होते हैं। फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, ये सब ज्वाइन होते हैं। देखिए एसक्यूएल ज्वाइन की अगर हम बात करें तो 4 तरीके का हम पढ़ रहे हैं। इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन को हम 2 तरीके से बांटते हैं, थीटा ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। और क्रॉस और आउटर को हम आउटर ज्वाइन को हम लेफ्ट आउटर, राइट आउटर और फुल आउटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ज्वाइन में अगर आप देखेंगे, ये लेफ्ट टेबल है, राइट टेबल है, जो दोनों में सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनर ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, और जब हम पूरा ले रहे हैं, लेफ्ट भी ले रहे हैं, राइट भी ले रहे हैं, जो दोनों में सेम है वो भी आ रहा है, तो उसको हम फुल ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट टेबल का यूज कर रहे हैं वो लेफ्ट ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट टेबल और जो सिमिलर है वो भी। राइट ज्वाइन में हम सिर्फ राइट टेबल यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो हिस्सा दोनों में आ रहा है वो भी, मतलब ऑब्वियस है दोनों में तो वो आएगा ही, जो राइट में है वो लेफ्ट में अगर है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी राइट में है वो हमें लेना है, तो वो राइट ज्वाइन हमारा बन जाता है। तो ये बस आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, फिर आती है एसक्यूएल कमांड।
तो एसक्यूएल कमांड देखिए 5 तरीके की होती हैं, DDL, DML, DCL, TCL और DQL। DDL में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जिसमें हम पूरा जो भी हमारा डाटाबेस होता है उसको क्रिएट करने से रिलेटेड होता है, ठीक है। ड्रॉप करना है, अल्टर करना है, ट्रंकेट, इसमें कमांड आती है। DML में इंसर्शन, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट कमांड भी हम जो DML में ही काउंट करते हैं, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें चली जाती है क्वेरी लैंग्वेज में। और सबसे ज़्यादा जिस कमांड का हम यूज़ करते हैं वो कौन सी है, सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, इसको हम डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ओके, याद रखिए। DCL में ग्रांट और रिवोक होती है, पहले परमिशन एंड देन उसको रोकना, देन ये ग्रांट और रिवोक DCL में आ जाते हैं। फिर TCL होता है जिसमें हम कॉमेट कमांड, रोल बैक कमांड और सेव पॉइंट यूज़ करते हैं। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी TCL कमांड है, कौन सी DQL कमांड है। और बाकी जिसका यूज़ ज़्यादातर क्वेरी जो देखने को मिलती है वो DQL कमांड यानी कि सिलेक्ट क्वेरी से दी जाती है। फिर सिलेक्ट में इसके साथ जो जो क्लोज यूज़ किए जाते हैं, जैसे देखिए सिलेक्ट स्टेटमेंट में बहुत सारे डिफरेंट क्लोज यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट अलाउज फॉर पार्शियल क्वेरी इन ए टेबल ऑफ डाटा फॉर दैट ए लिस्ट ऑफ कॉलम सेपरेटेड बाय कॉमा इज स्पेसिफाइड इन द सिलेक्ट क्लोज और एस्ट्रिक्स व्हिच मीन दैट यू वांट टू सी ऑल द कॉलम। इसमें दो तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम सेपरेट बाय कोमा से सेपरेट करते हैं, और अगर हम सिलेक्ट एस्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, यू वांट टू सी ऑल द कॉलम, कि आप जो है सारे कॉलम्स को चाहते हैं जो भी आपका रिजल्ट आए। ओके, ज्वाइन को यूज़ किया जाता है टू रिसीव डाटा फ्रॉम अदर टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ रिलेशन। वेयर क्लोज हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसको सेट करने के लिए। ग्रुप बाय क्रिएट ए ग्रुप ऑफ रोज एंड द एग्रीगेट फंक्शन इज हेल्ड ऑन ईच ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ रोज को क्रिएट करने के लिए ग्रुप बाय क्लोज का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन को मतलब हर एक ग्रुप में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। हैविंग क्लोज जो है ये फिल्टर द ग्रुप मेड बाय ग्रुप बाय, मतलब हैविंग क्लोज क्या करता है, फिल्टर करता है ग्रुप को जो कि किसने बनाया है, ग्रुप बाय ने बनाया है। ऑर्डर बाय स्पेसिफाई करता है लिस्ट ऑफ कॉलम टू सॉर्ट। सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्लोज जो है रिक्वायर्ड होती है हर एक स्टेटमेंट के लिए, अदर पार्ट हमारे पास ऑप्शनल होता है। देखिए सिलेक्ट और फ्रॉम तो हमें यूज़ करनी ही होती है, जब भी हम कोई क्वेरी डालते हैं तो सिलेक्ट और फ्रॉम का यूज़ करेंगे। बाकी जो है ऑप्शनल है, आप किसका यूज़ कर रहे हैं, हैविंग क्लोज यूज़ कर रहे हैं, वेयर क्लोज यूज़ कर रहे हैं, एज क्लोज यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है फिर। बट ये जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं स्टेटमेंट में, अदर्स आर ऑप्शनल, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है। तो अब आगे हम क्वेश्चंस पे, तो मेन चीज़ें जो थी हमने पढ़ ली हैं। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई हुई है सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक। तो ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन थी कि लास्ट मिनट पे हम थोड़ा सा जो है इनको वापस से पढ़ लें। चलिए DBMS में हम फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। एक रिलेशनल डाटाबेस है किससे बनता है, टेबल से बनता है ना। तो देखिए टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और रोज और टप्पल। तो रिलेशन डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दिखाया गया ना टेबल्स में अलग अलग चीज़ें कि ये रिकॉर्ड है, ये रो है, ये टप्पल्स है। ये प्राइमरी की हो जाएगी जिसमें कोई रिपीटेड वैल्यू ना हो, ना ही नल वैल्यू होती है, तो वो की हो जाएगी। आगे है डैश इज ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब क्या होती है टेबल में जो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो की इज इन ए टेबल इज रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप। की क्या होती है, यूनिक होती है। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू ए रो। रो किसको कहा जाता है, टप्पल को कहा जाता है ना रो, ठीक है, टप्पल को ही बोलते हैं हम रो। एट्रीब्यूट और फील्ड ये दोनों ही किसको कहते हैं, कॉलम को कहा जाता है ये, ठीक है। आगे द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए। देखिए रिकॉर्ड को हम रो बोलते हैं, कॉलम को हम फील्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं, टप्पल को भी हम रो ही बोलते हैं, और की हमारी यूनिक होती है, ठीक। तो बस ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन देयर इज ए सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड दैट ऑफ द एट्रीब्यूट। हर एक एट्रीब्यूट जो मतलब रिलेशन में जो हर एक एट्रीब्यूट है उसकी कुछ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होती हैं। हर एक, मैं वही बोला था ना, मतलब एक एट्रीब्यूट की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना। रिलेशन क्या हो जाएगी हमारी, टेबल हो जाएगी। स्कीमा क्या पढ़ा था हमने, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वही होता है ना डाटाबेस स्कीमा, तो यहाँ पे डोमेन सही हो जाएगा। डाटाबेस डैश विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस एंड द डाटाबेस विच इज द स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम। ओके, जो लॉजिकल डिजाइन होता है उसको तो हम बोलते हैं स्कीमा, और जो स्नैपशॉट होता है डाटा का डाटाबेस में एट गिवन इंस्टेंट। देखिए गिवन इंस्टेंट आ गया, मतलब एक टाइम पे जो चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं वो हमारी क्या बन रही थी, इंस्टांस बन रही थी ना। तो इंस्टांस डाटाबेस का चेंज हो सकता है, यही मैंने आपको बताया था कि इंस्टांस को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन स्कीमा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आगे देखिए, एक कोर्स दिया है जिसमें कोर्स आईडी है, सेक्शन आईडी है, सेमेस्टर है। हियर द कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर डैश एंड कोर्स इज दिस। रिलेशन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट रिलेशन, टप्पल रिलेशन और टप्पल एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे हमें बताना है कि कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर्स आर, ये क्या है। देखिए कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोर्स हमारी रिलेशन गिवन है, तो कोर्स तो रिलेशन हो जाएगी, और ये कोर्स के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है, उसके एट्रीब्यूट है, जिसको हम कोई टेबल जब क्रिएट करते हैं तो कोर्स, मान लीजिए मैंने कोई रिलेशन ली तो मैं क्या लिखती हूँ ऊपर एट्रीब्यूट्स में, कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी, देन सेमेस्टर, इस तरीके से लिखती हूँ ना। तो जो ऊपर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम में जो गिवन होता है वही हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो दिखाया गया कोर्स, कोर्स आईडी, ये क्या है, स्कीमा है। ओके, स्कीमा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इंस्टांस क्या होगा, इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा ना वो इंस्टांस होगा। अब हम डाटा को तो चेंज कर सकते हैं ना। ओके, जैसे किसी का मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो ऊपर लिखा है हमें वो तो क्या हमारा स्कीमा है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन किसी बंदे का अंदर, किसी एम्प्लॉय का अगर मान लीजिए मैं मोबाइल फ़ोन पहले कुछ था अभी कुछ हो रहा है, उसको तो चेंज कर सकती हूँ। तो जो चेंज हमने किया वो क्या हमारा इंस्टांस हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बस इसमें आपको याद रखनी है। आगे डिपार्टमेंट दिया गया है एंड एम्प्लॉय है। हियर द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट अपीयर्स इन बोथ रिलेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट नेम इसमें भी आ रहा है और डिपार्टमेंट नेम इसमें भी आ रहा है। तो इन रिलेशन स्कीम वन वे ऑफ रिलेटिंग रिलेशंस, एट्रीब्यूट ऑफ कॉमन, टपल ऑफ डिस्टिंक्ट या एट्रीब्यूट ऑफ डिस्टिंक्ट। ओके, रिलेट करने का इन्हें तरीका क्या है ये पूछा है कि डिपार्टमेंट नेम इसमें भी आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम इसमें भी आ रहा है, तो टप्पल ऑफ कॉमन से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी डैश यूनिट। मतलब डोमेन एटॉमिक कब होगा, जब हम एलिमेंट को क्या कंसीडर कर ले, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नेम है, नेम को मैं डिवाइड कर सकती हूँ तो नेम क्या होगा, इनडिविजिबल नहीं है। तो डोमेन जो है एटॉमिक कब होगा, जब हम एलिमेंट्स जो होंगे डोमेन के उनको हम क्या कंसीडर कर ले, इनडिविजिबल यूनिट्स, की हम जो है उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। द टाइप ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ ऑर्डर। जो टप्पल्स जो होते हैं रिलेशन के वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, एनी ऑर्डर। सेम, सॉर्टेड और कांस्टेंट तो नहीं होता ना कि कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकता है टप्पल, तो एनी ऑर्डर हो जाएगा। विच इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। देखिए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पहले, इंपॉर्टेंट है। तो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। फॉरेन की तो होगा नहीं, ये फॉरेन की तो होगा नहीं ना। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की होती है, तो ये भी नहीं होगा, तो सुपर की जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, कंसिडर एट्रीब्यूट आईडी, सिटी एंड नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए सुपर की। मतलब मैंने एट्रीब्यूट लिया आईडी, सिटी एंड नेम, तो कौन सी है जिसको आप कंसीडर करेंगे सुपर की। सिर्फ नेम को लेंगे, नहीं, नेम तो सेम हो सकता है। सिर्फ आईडी को, आईडी भी नहीं ले सकते सिर्फ ना, सिटी को, तो सिटी और आईडी दोनों मिला के लेंगे, क्योंकि सुपर की क्या होती है, वन और मोर एट्रीब्यूट से बनती है ना, तो आईडी और सिटी जो है मैं यहाँ पे लूंगी। ठीक है। द सबसेट ऑफ सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। द सबसेट ऑफ सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। तो ये बताना है कि जो सुपर की का सबसेट है वो कैंडिडेट की है कब, जब कंडीशन क्या हो कि नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, ऑल सबसेट आर सुपर की, सबसेट इज ए सुपर की, या ईच सबसेट इज ए सुपर की। तो कब हम उसको कंसीडर करेंगे कैंडिडेट की, जब नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, जब कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की ना हो। ठीक है। A dash is a property of the entire relation rather than of the individual tuples in which each tuple is unique. तो a key is a property of the entire relation rather than of the individual tuple in which each tuple is unique. Key हो जाएगा। Which one of the attribute can taken as a primary key? Primary key किसको लेंगे, ID को लेंगे यहाँ पे। Which one of the following can be taken as a primary key? Okay, primary key किसको लेंगे? It should be unique and null value. कैन नॉट बी, ओके, जिसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते, आईडी को ले सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी भी ले सकते हैं, रजिस्टर नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट को नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रीट तो भाई किसी भी दो पर्सन की सेम हो सकती है ना, आईडी सेम नहीं होगी, डिपार्टमेंट आईडी सेम, डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है बाकी से। ठीक है। रजिस्टर नंबर भी नहीं होगा सेम, ओके, डिपार्टमेंट आईडी भी मे भी अलग अलग आईडी में, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी भी, हाँ डिपार्टमेंट आईडी भी अलग ही होगी। ठीक है, ठीक है, बी भी जो है ठीक है, स्ट्रीट जो है वो सेम हो सकती है, तो ये प्राइमरी की नहीं होगा।
आगे है द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट विच इज द प्राइमरी की इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन, द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की इज कॉल्ड। ओके, क्या कह रहा है, द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट, मतलब रिलेशन बताएगी एट्रीब्यूट की, विच इज द प्राइमरी की इज रेफरेंस्ड इन अदर रिलेशन, प्राइमरी की को हम रेफरेंस कर रहे हैं अनदर रिलेशन में, द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की इज कॉल्ड, मतलब वो एट्रीब्यूट जिसको हम एज ए प्राइमरी की यूज कर रहे हैं वो क्या कैसी रिलेशन हो जाएगी, रेफरेंस्ड रिलेशन हो जाएगी, तो उसको हम रेफरेंस्ड रिलेशन बोलेंगे। फिर द डैश इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन इज कॉल्ड रेफरेंसिंग रिलेशन। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था ना, वो फॉरेन की जब हमने पढ़ा तो पढ़ा था ना कि अगर हमारा एक्स जो है क्या कर रहा है, डिपेंड है वाई पे, एक्स हमारा वाई पे डिपेंड है, तो वाई हमारा क्या है वहां पे रेफरेंसिंग रिलेशन है, और जो फॉरेन की आ रही है एक्स वो क्या हमारी रेफरेंस्ड रिलेशन है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। A dash integrity constraint require that value appearing in specified attribute of any type in the referencing relation also appear in specified attribute of at least one tuple in the referenced relation। तो ये किस में था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में था ना, जिसमें हम फॉरेन की का यूज कर रहे थे, तो ये वही बताएगा, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है ये हो जाएगा। ठीक है, द डैश ऑपरेशन अलाउ द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। क्या कह रहा है, बस ये जो डेफिनेशन आपको मैं अब ये करा रही हूँ ना, ये रिलेशनल अलजेब्रा वाली, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ रही हैं, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं और गलत हो जाता है हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा और इनको याद रखिएगा। देखिए, द डैश ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है जो अलाउ करता है कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन, जहाँ पे हम दो रिलेशंस को कंबाइन करते हैं बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं पेयर ऑफ टपल्स को वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, ये ज्वाइन ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था ABC, यहाँ पे था AXYZ, मैंने देखिए सारे जितने भी उसमें एट्रीब्यूट थे उनको क्या किया है, ऊपर लिया है ABC, और जो इसमें सेम था उसको छोड़ दिया है और XYZ जो है यहाँ पे आ गया है। तो मर्ज कर रहे हैं ना यहाँ पे पेयर ऑफ टपल्स को वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्वाइन रिलेशन होगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लेते हैं, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज लेते हैं जो, और यूनियन में हमें ऑब्वियस टेबल भी कैसी ही चाहिएगी, सेम ही चाहिएगी। ओके, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे XYZ है, तो ABC XYZ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो ये ज्वाइन ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन्स ऑल पेयर ऑफ टपल फ्रॉम द टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यू मैच, ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस। जो ये दी गई है, ये किसकी डेफिनेशन दी गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की दी गई है। द रिजल्ट विच अपीयर कंटेन ऑल पेयर ऑफ टपल्स, मतलब क्या कंटेन कर रहा है, ऑल पेयर ऑफ टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशंस, जितने भी टपल्स हैं उनके साथ जो है पेयर किया जा रहा है। जैसे 1AX था, इस पूरे को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले के साथ, 1AAB, मतलब XYZ जो भी वैल्यूज थी उन पूरे के साथ जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ABC एंड AXYZ, पहले हमने जो ये फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसी फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ जो है डिवाइड किया है, सॉरी क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई किया, तो आ गया ना ये वाला चीज। फिर हमारी जो सेकंड रो थी उसको हम फर्स्ट रो के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को हम सेकंड रो के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज इसमें कही गई है, द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन ऑल पेयर ऑफ टपल फ्रॉम द टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच। ठीक है, मतलब ये नहीं देखने की वैल्यू उनकी मैच कर रही है या नहीं, हमें सिर्फ उनको क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, वो पेयर जो है लेना है, तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मर्ज ज्वाइन में हमने क्या कर रहा है, हम मर्ज करा रहे हैं ना दो रिलेशन को, तो जहां पर दो रिलेशन को मर्ज करा रहे हैं वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। और जहां पर हम ये ध्यान दिए बगैर कि उनमें एट्रीब्यूट्स जो है वो सेम है या नहीं, उनकी वैल्यू मैच कर रही है या नहीं, और उनको हम जब मतलब जितने भी पेयर ऑफ टपल्स हैं वो सारे के सारे ले रहे हैं दोनों रिलेशन से, तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर द डैश ऑपरेशन परफॉर्म ए सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टपल्स। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया, सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टपल्स, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ABC था, यहाँ पे XYZ था, ये INT कैर V कैर, तो ये RS है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर्ड जो टेबल होंगी उसको हम लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग ए सेट ऑफ टपल्स फ्रॉम ए रिलेशन। देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन कौन सा है, सिलेक्ट है,
ठीक है, तो सिलेक्ट जो है हम यूज़ करते हैं। देखिए सिलेक्ट के लिए ए सेट ऑफ टपल्स होता है, मतलब सेट ऑफ टपल्स को सिलेक्ट करता है ना ये सिलेक्ट, और प्रोजेक्ट जो है ये पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए होता है। इसी तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ज्वाइन जो होता है डिराइव्ड ऑपरेशन होता है ये। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, सेट डिफरेंस हो गया। देखिए इफ़ यू सिलेक्ट एनी वन टप्पल इज कॉल्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इसमें से मतलब कोई भी टप्पल जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, द डैश ऑपरेटर टेक द रिजल्ट ऑफ 2 क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रोज अपीयर इन बोथ रिजल्ट सेट। मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटर जो रिजल्ट लेता है 2 क्वेरी, मतलब दैट टेक द रिजल्ट ऑफ 2 क्वेरीज एंड रिटर्न ओनली रोज, सिर्फ मतलब 2 क्वेरी ले रहा है लेकिन हमें आंसर में सिर्फ एक रो मिल रही है इन बोथ द रिजल्ट सेट, तो ये होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। आगे है ए डाटा डैश इज ए पिक्टोरियल डेपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ ए डाटाबेस दैट शोज द रिलेशन इन द डाटाबेस देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ये हो जाएगा ER डायग्राम इज ए पिक्टोरियल डेपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ डाटाबेस दैट शो द रिलेशन इन ए डाटाबेस एट्रीब्यूट एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की। स्कीमा डायग्राम भी दे सकता है ये, या ER डायग्राम अगर नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, स्कीमा डायग्राम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो ये दिखाई गई है उसकी पूरी वो। द डैश प्रोवाइड ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट टेक वन और मोर रिलेशन एज इनपुट एंड रिटर्न ए रिलेशन एज एन आउटपुट। क्या कह रहा है कि एक या एक से ज़्यादा रिलेशन को हम इनपुट की फॉर्म में लेते हैं और जो आउटपुट मिलती है वो भी हमें टेबल की फॉर्म यानी कि रिलेशन की फॉर्म में मिलती है, तो ये रिलेशनल अलजेब्रा होता है। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, और दूसरी कौन सी थी, रिलेशनल कैलकुलस, वो कैसी होती है, नॉन प्रोसीजरल कैलकुलेशन होती है। अब इसी तरीके से 2 और चीज़ें इसमें आती हैं, एक आती है जनरलाइजेशन और दूसरी होती है स्पेशलाइजेशन। ये देखिए कैसी होती है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच पूछा जाता है। तो जनरलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो जनरलाइजेशन जो होती है ये बॉटम अप अप्रोच होती है, और स्पेशलाइजेशन जो होती है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, बस ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा हो जाएगा। आगे है विच वन इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेशनल स्कीमा। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन की बात होगी, स्ट्रक्चर को डिफाइन कौन करता है रिलेशन की, DDL करता है ना, DDL कमांड्स जो होती हैं, स्कीमा, कंप्लीट टेबल, क्रिएट करना, डिलीट करना, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये DDL कमांड हो जाएंगे। यहाँ पे हम मैनिपुलेशन करते हैं डाटा लेवल, सिलेक्ट होगी या अपडेट कुछ कर रहे हैं उसमें, तो वो सब DML में चला जाएगा। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस एंड टू इंसर्ट टप्पल इनटू डिलीट टप्पल फ्रॉम एंड मॉडिफाई टप्पल इन द डाटाबेस। ठीक है, तो इंसर्ट करना, डिलीट करना या मॉडिफाई करना टप्पल्स को डाटाबेस में, ये DML कमांड हो जाएगी। आगे दिया है सिलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सिलेक्ट मैंने आपको बताया था वैसे तो क्वेरी लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको हम किस में यूज़ करते हैं, DML में, मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये DML हो जाएगी। ठीक है, द बेसिक डाटा टाइप कैर इज ए डैश लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग एंड वेर कैर इज डैश। जो बेसिक डाटा टाइप कैर होता है वो फिक्स्ड लेंथ का होता है, और वेर कैर जो होता है ये वेरिएबल लेंथ का होता है। ठीक है, वेरिएबल लेंथ यानी कि मतलब उसके अकॉर्डिंग होता है कि हम जितना हमें दिया गया है हम उसके साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है। आगे है टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम ए SQL डाटाबेस वी यूज़ द डैश कमांड। अगर हम रिमूव करना चाहते हैं रिलेशन को फ्रॉम एन SQL डाटाबेस तो हम किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिमूव हम रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, रिलेशन मतलब टेबल को ही रिमूव करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए। डिलीट कमांड क्या करेगी, टप्पल बाय टप्पल डिलीट करेगी, यानी कि अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो एक टप्पल को मैं डिलीट कर सकती हूँ डिलीट कमांड का यूज़ करके। ठीक है, रिमूव एक बार में ये जो है ये सारी वैल्यूज़ डिलीट करेगा, लेकिन स्कीमा डिलीट नहीं करेगा। रिमूव सारी वैल्यूज़ ज़रूर डिलीट कर देगा, लेकिन जो हमारा स्कीमा है, स्कीमा मतलब जो बेसिक डिज़ाइन है उस रिलेशन का उसको नहीं करेगा। लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करेगा, वैल्यू ही नहीं टेबल को भी डिलीट कर देता है। ओके, तो ड्रॉप टेबल यहाँ पे सही हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम आर रिलेशन, दिस कमांड परफॉर्म विच एक्शन, डिलीट फ्रॉम आर, तो यह क्या करेगा, डिलीट करेगा रोज को। किसको डिलीट करेगा, सिर्फ रो को डिलीट करेगा। क्या रिमूव करेगा रिलेशन को, रिमूव रिलेशन अभी हमने पढ़ा ड्रॉप टेबल यूज करेंगे। क्लियर रिलेशन एंट्रीज की, रिलेशन एंट्रीज को क्लियर कर दिया, नहीं। फील्ड को डिलीट करेगा, नहीं, ये डिलीट करेगा रोज को। ठीक है, आगे है इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। या क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट हम किस में यूज करते हैं, DML कमांड है तो DML हो जाएगा ये। अपडेट दैट वॉयलेट डैश आर डिसअलाउड,
तो अपडेट जिसमें डिसअलाउड होती है, जिसमें हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, वो है इंटीग्रिटी कंस्टेंट। डीडीएल में किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल ऑथराइजेशन में जिसमें डिसअलाउड होती है तो वो हो जाएगी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। आगे सिलेक्ट नेम दिया है, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल टू टीचर आईडी, विच कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड हियर टू रीनेम द फील्ड नेम। यहाँ पे सिलेक्ट नेम के बाद मैं किस कीवर्ड का यूज करूँ, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेम, रीनेम, एज या ज्वाइन। देखिए इसमें फ्रॉम पहले ही आ चुका है, ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे हम नेम एज इंस्ट्रक्टर नेम, सिलेक्ट नेम एज इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इक्वल टू टीचर्स आईडी, ठीक है। आगे देखिए सिलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, इन द एसक्यूएल गिवन अबव देयर इज एन एरर, आइडेंटिफाई द एरर। तो एरर क्या है, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट के अंदर आएगा, ये जो कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखिए सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फिजिक्स, ऑर्डर बाय नेम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर बाय क्लोज जो होता है, लिस्ट आइटम इज ओके, जब हम ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट आइटम होता है, अगर उसने हमें नहीं दिया कि हमें किस ऑर्डर में चाहिए तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में लेता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम जो है पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए रिलेशन स्कीमा इज इन 2NF देन इट इज डेफिनेटली इन फर्स्ट NF, BCNF, 3NF या 4NF। क्या कह रहा है कि अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो वो डेफिनेटली किस में ज़रूर होगी, वो फर्स्ट NF में होगी ही होगी, ओके। तो फर्स्ट NF जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इफ़ A, B एंड C आर द कैंडिडेट की इन ए रिलेशन स्कीमा देन व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। क्या कहा गया कि A, B और C अगर कैंडिडेट की हैं तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे। तो क्या पढ़ा हमने कि जो भी कैंडिडेट कीज बनती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, प्राइम एट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। तो A, B और C तीनों ही क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो A, B एंड C ओनली जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड इन ओरेकल SQL टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कहाँ पे हम रिजल्ट को सेट करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये किया जाता है ऑर्डर बाय के द्वारा, ठीक है। तो ऑर्डर बाय यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट मैच करना है, रिलेशनल अलजेब्रा दिया है, कैलकुलस है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है। तो अलजेब्रा जो है ये कैसी लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। कैलकुलस होती है नॉन प्रोसीजरल। जनरलाइजेशन जो है ये बॉटम अप अप्रोच होती है, और स्पेशलाइजेशन क्या बताया था मैंने, टॉप डाउन अप्रोच होती है, ओके। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कमांड दी गई है, यहाँ पे बतानी है कि कौन सी कमांड है। सबसे पहले डिलीट कमांड है, तो डिलीट कमांड की अगर हम बात करें तो कैसी कमांड होती है, डाटा मैनिपुलेशन कमांड होती है। नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड, तो ड्रॉप जो होती है ये डाटा डेफिनेशन DDL कमांड होती है। सेव पॉइंट जो है सेव पॉइंट होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और ग्रांट कैसी हो जाएगी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज हो जाएगी। नहीं सॉरी, ग्रांट तो डाटा, एक मिनट, ठीक है ठीक है, सेव पॉइंट होगी ट्रांजैक्शन कंट्रोल और ग्रांट हो जाएगी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर्थ का R जो है हो जाएगा, थर्ड का S, सेकंड का P और फर्स्ट का Q। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी कैंडिडेट की इज ए प्राइमरी की। क्या ऐसा है कि हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की है? तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो कैंडिडेट की होती है उनमें से कोई एक ही हम प्राइमरी की लेते हैं ना, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। आगे है, प्राइमरी की इज़ नॉट ए कैंडिडेट की, ये भी गलत है क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की ज़रूर होती है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ए रिलेशन में है मोर देन वन फॉरेन की, कि एक रिलेशन में मोर देन वन फॉरेन की जो है हो सकती हैं, तो ये सही हो जाएगा। कैंडिडेट की इज़ मैक्सिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, तो कैंडिडेट की तो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है हुज वैल्यूज़ आर यूनिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ट्रू होगा वो होगा ए रिलेशन में है मोर देन वन फॉरेन की, ठीक है। मोर देन वन कैंडिडेट की भी हो सकता है, मोर देन वन फॉरेन की भी हो सकता है, ठीक।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिलेशनल, हियरार्किकल। देखिए मॉडल हमने इसमें अभी अगर इस वीडियो की बात करें तो हमने 3 ही मॉडल पढ़े, रिलेशन, हियरार्किकल और नेटवर्क। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, फिर ER मॉडल भी होता है, लेकिन सिक्वेंशियल कोई कैटेगरी नहीं होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो सिक्वेंशियल इज़ नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, चलिए अगला देखिए। आइडेंटिफाई द SQL वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इन ओरेकल विद रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। इनमें से कौन सा मतलब कैरेक्टर है या ऑपरेटर है जो कि रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स को? तो वो करता है %। ठीक है, %। आगे ये कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स रूल्स दिए गए हैं जो कि मैंने आपको कराए थे। 6 रूल्स इसमें हमने पढ़े थे। डिकम्पोजिशन, यूनियन, प्स्यूडो ट्रांजिटिव रूल, ऑगमेंटेशन रूल। तो इनमें से बताना है कि कौन सा रूल जो है ये किससे मैच हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डीकम्पोजिशन रूल दिया है। डीकम्पोजिशन रूल क्या होता है? डीकम्पोजिशन रूल को प्रोजेक्ट रूल बोला जाता है और ये रिवर्स होता है यूनियन रूल का। ठीक है, यूनियन रूल का होता है। इसमें क्या होता है, अगर इफ़ x प्रोड्यूस y z देन x प्रोड्यूस करेगा y को और y प्रोड्यूस करेगा z को। तो इस तरीके का देखिए आप कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ही देखेंगे तो नहीं, फर्स्ट में नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो अलग अलग कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही बनेगा, ओके, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि बुक्स वगैरह में जो गिवन है उसमें यही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है अल्फ़ा प्रोड्यूस कर रहा है बीटा गामा को, तो अल्फ़ा प्रोड्यूस करेगा बीटा को और बीटा प्रोड्यूस करेगा गामा को। अदरवाइज़ अगर सेम एज इट इज़ रहता है तो ये तो यूनियन रूल भी जो है एज इट इज़ ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रूल में यही होता है कि x y z को प्रोड्यूस कर रहा है तो x प्रोड्यूस करेगा y को और y प्रोड्यूस करेगा, नहीं सॉरी, x ही प्रोड्यूस करेगा, ओके सॉरी, x ही प्रोड्यूस करेगा z को। लेकिन ये रिवर्स में क्यों बोला इसने कि यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि x प्रोड्यूस कर रहा है y z को तो x y को भी प्रोड्यूस करेगा और x z को भी। यूनियन में क्या होता है कि अगर हमारे पास x प्रोड्यूस कर रहा है y को और x प्रोड्यूस कर रहा है z को, तो वहाँ से क्या निकलता है कि x जो है ये ऑल्सो प्रोड्यूस करेगा y z को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके सॉरी, डिकम्पोजिशन रूल यही होगा। यूनियन रूल भी यही, यूनियन रूल हो जाएगा ये R वाला कि x प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी अल्फ़ा प्रोड्यूस कर रहा है बीटा को और अल्फ़ा प्रोड्यूस कर रहा है y को, तो अल्फ़ा किसको प्रोड्यूस करेगा, बीटा और गामा दोनों को ही प्रोड्यूस करेगा। तो यूनियन रूल ये हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब इसमें 2 रूल हो रहे हैं, प्स्यूडो ट्रांजिटिव रूल और ऑगमेंटेशन रूल। प्स्यूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है, इफ़ x डिटरमाइन y एंड y z डिटरमाइन w, मतलब कोई भी एक और ले लिया हमने w, देन x z जो है ये डिटरमाइन करेगा w को। क्या कह रहा है कि अगर x डिटरमाइन करता है y को और y z है जो है ये डिटरमाइन कर रहा है किसी और w को, तो x z भी जो है डिटरमाइन करेगा w को। ठीक है, ये बोला है इसने। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का रूल क्या कहाँ पर बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे, अल्फ़ा अगर प्रोड्यूस कर रहा है बीटा को और गामा बीटा प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और ही उस चीज़ को, तो अल्फ़ा और गामा भी जो है उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये प्स्यूडो ट्रांजिटिव रूल इसका हो जाएगा। आगे जो लास्ट दिया है वो दिया है ऑगमेंटेशन रूल। डिकम्पोजिशन ये था, यूनियन ये था, ये प्स्यूडो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऑगमेंटेशन रूल क्या कहता है, अभी ऑगमेंटेशन रूल में होता है कि अगर x प्रोड्यूस कर रहा है y को, देन x z जो है प्रोड्यूस करेगा y z को। देखिए x अगर y को प्रोड्यूस कर रहा है तो जो x z होगा x y को, x y है, फिर हमने x के साथ कुछ भी मान लीजिए कोई टर्म जोड़ी तो वो जो है y z को भी प्रोड्यूस करेगी। तो ये ऑगमेंटेशन रूल होता है, तो ये वाला हो जाएगा ऑगमेंटेशन रूल। इसके अलावा 2 रूल और होते हैं, जैसे कि यूनियन रूल वो हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन रूल जो होता है यूनियन रूल का ही रिवर्स होता है। और इसके अलावा एक और बचता है रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल क्या होता है, इफ़ y इज़ ए सबसेट ऑफ x देन x डिटरमाइन y। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, अगर इफ़
x जो है ये सबसेट है y का, सबसेट को हम इसी तरीके से दिखाए थे, तो देन क्या होगा कि x जो है डिटरमाइन करेगा y को, ठीक है, x क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा y को, ठीक। तो ये रिफ्लेक्सिव रूल होता है। तो ये 6 के 6 रूल आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है। तो 6 के 6 मैंने आपको बता दिए हैं, ओके, कि कौन सा रूल किस में क्या होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, इनमें से जो गलत है वो बताना है। सेकेंडरी की इज़ ऑल्सो ए कैंडिडेट की, हाँ तो पॉसिबल है, सेकेंडरी की जो है कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है, वही तो पढ़ा हमने, जो कैंडिडेट की होती है उसमें से हम एक प्राइमरी की चुनते हैं और जो बाकी बच जाती हैं वो कौन सी होती हैं, सेकेंडरी की, या जिसको हम ऑल्टरनेट की भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सही है, सेकेंडरी की इज़ ऑल्सो ए कैंडिडेट की। सुपर की सेटिस्फाई द मिनिमलिटी कंडीशन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिमलिटी की जो कंडीशन है उसको कौन सेटिस्फाई करता है, कैंडिडेट की करती है ना, कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की होती है ना, या मिनिमल की होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें फॉल्स ही पूछा था, तो राइट आंसर यही होगा। आगे पढ़िए, ए रिलेशन में हैव मल्टीपल सेकेंडरी कीज़, बिल्कुल एक रिलेशन में मल्टीपल सेकेंडरी कीज़ हो सकती हैं। प्राइमरी की एक होती है लेकिन सेकेंडरी की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ये भी सही है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कांट बी नल, की वैल्यू जो होती है प्राइमरी की वो नल नहीं हो सकती, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो सिर्फ रॉन्ग फॉल्स पूछा था, तो ये मिनिमलिटी कंडीशन वाला यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें से जो रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अनरिपीटेबल रीड, ठीक है। ये हमने इस वीडियो में तो नहीं किया है, बट जो पहले हमने पढ़े हैं कंकरेंसी या ट्रांजैक्शन वगैरह, उसमें हमने किए हैं ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़, जैसे एसिड हो गई या कंकरेंसी कंट्रोल हो गई, तो वहाँ से वो जो 2 टॉपिक हैं वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सिलेक्ट द नेम ऑफ कस्टमर हु हैव नो एड्रेस, मतलब सिलेक्ट करना है उस कस्टमर का नाम जिसका कोई एड्रेस नहीं है। तो सिलेक्ट करेंगे नेम कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट और फ्रॉम तो हम लेते ही हैं, और जो बाकी के इसमें यूज़ की जाएंगी वो क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। अब क्या कह रहा है कि वेयर एड्रेस इज नल, वेयर नो एड्रेस, वेयर एड्रेस इज एम्प्टी, या वेयर एड्रेस इक्वल टू नल। तो इसको सही तरीका क्या होता है इसको लिखने का, सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल जो है सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेम क्वेश्चन है। The SQL alter table statement is used to delete existing record, insert or modify record, drop an existing table, या add, delete और modify column in an existing table। तो alter table का यूज़ हम add, delete और modify column को करने के लिए करते हैं, ठीक है। तीनों काम add, delete और modify column in an existing table, ये alter table statement का काम होता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज ए मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है, कि मतलब ज्वाइन कर देता हूँ सभी रिकॉर्ड्स को, चाहे वो लेफ्ट वाली रिलेशन में है या राइट वाली में। अब देखिए इसके लिए कौन सा बनेगा, लेफ्ट और राइट सभी को, यानी कि ये सारी चीज़ें जिसमें कवर हो जाएंगी। ये किस में पढ़ा था हमने, लेफ्ट राइट सेम सब कुछ जिसमें आ जाएगा, किस में आएगा, ये फुल आउटर ज्वाइन में आएगा। तो ये फुल आउटर ज्वाइन हो जाएगा। राइट आउटर ज्वाइन में सिर्फ राइट वाले सर्कल में करेंगे, और लेफ्ट राइट आउटर ज्वाइन में सिर्फ लेफ्ट होगा, और इनर में जो दोनों में कॉमन होता है, ओके। तो इसमें पूरे कंप्लीट की बात हो रही है, लेफ्ट और राइट, तो ये फुल आउटर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक। आगे है, सिलेक्ट ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरेकल एसक्यूएल स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो बतानी है। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री, असेंडिंग डिसेंडिंग कस्टमर नेम। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री, असेंडिंग और कस्टमर नेम डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय कंट्री। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री, डिसेंडिंग, ओके। अब अगर आप देखेंगे लास्ट से हम बात करें तो सिलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम कस्टमर सही है, ऑर्डर बाय कंट्री भी बता दी, कंट्री किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। फिर है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री। अब अगर मैंने इसके साथ असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं डाला है तो भी ये गलत नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ही कौन सी वैल्यू ले लेता है, असेंडिंग वैल्यू लेता है, तो ये भी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों सही है, अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं डालोगे तो भी वो ले लेगा उसको। आगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कंट्री, असेंडिंग, और कस्टमर नेम जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये भी सही है। फिर गलत फर्स्ट वाला क्यों है, देखिए गलत क्यों है ये,
एस्ट्रिक्स फ्रॉम कस्टमर बिल्कुल सही है, ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग भी सही है, लेकिन कस्टमर नेम डिसेंडिंग लिखना चाहिए था, ना कि डिसेंडिंग कस्टमर नेम। पहले कस्टमर नेम आएगा उसके बाद डिसेंडिंग आएगा, तो ये इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मतलब जो सही नहीं है। ठीक, अगला है मैच करना है AR डायग्राम में किस चीज़ को किससे शो किया जाता है। तो सबसे पहले आ रहा है बॉक्सेस ओवल डायमंड। डायमंड को किससे करते हैं, रिलेशनशिप से करते हैं। ठीक है, बॉक्सेस में किसका होता है, एट्रीब्यूट होता है, और ओवल्स ओवल्स होते हैं, एट्रीब्यूट ओवल्स में होते हैं और बॉक्सेस एंटिटी सेट होते हैं। तो डायमंड ये हो जाएगा, तो A का R हो जाएगा, तो RPQ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से सही होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर ज्वाइन ऑपरेशन। इनमें से जो इनर ज्वाइन ऑपरेशन को शो कर रहा है हमें वो बताना है। इनर ज्वाइन में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है। फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है, दूसरे वाला चेक करते हैं तो राइट ज्वाइन हो जाएगा। थर्ड वाला जो है ये फुल ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन। ओके, और लास्ट वाला जो है ये इनर ज्वाइन है, तो यही जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 10 and 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेरी। तो इसमें जब ऐसा आए तो प्राइस बिटवीन दिया है, तो बिटवीन में हम ग्रेटर और लेस के साथ इक्वल वाली वैल्यूज़ भी जो है रखेंगे। तो ये सिलेक्ट करेगा, ऑल प्रोडक्ट करेगा, क्योंकि एस्टिक्स यहाँ पे आया है, तो सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट हुज प्राइस लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन और इक्वल टू 20 जो है लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इक्वल वाला भी लेना है, अगर बिटवीन हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों तरफ से हम इक्वल का तो लेंगे ही, साथ में ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू डाटा वेयर हाउस OLAP स्टैंड्स फॉर। OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट इन SQL। SQL में सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन थर्ड का। ठीक, ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड विद SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट इन Oracle टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू। इनमें से कौन सी कमांड है जो यूज़ की जाती है SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट का ही यूज़ करेंगे, तो डिस्टिंक्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप इन DBMS, स्टेटस, डिग्री, इंस्टांस या कार्डिनलिटी। इसमें क्या कह रहा है, पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप हैं वो, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंस्टांस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, इंस्टांस क्या होता है, जो एक टाइम पे जो चीज़ें स्टोर की जाती है उसको इंस्टांस बोलते हैं। कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंटिटी टाइप पूछा है तो एट्रीब्यूट से रिलेटेड हो जाएगा ये, तो क्या बोल देंगे इसको, हम डिग्री बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, डिग्री, तो डिग्री जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL फंक्शन इज यूज टू इवेलुएट ए लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट ऑफ ए वैल्यू इज मैच्ड। INSTR, NVL, डिकोड या ट्रिम। क्या कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो इवेलुएट करेगा लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन को एंड रिटर्न द कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इफ ए वैल्यू इज मैच्ड। तो इसके लिए जो SQL फंक्शन यूज होता है वो होता है डिकोड फंक्शन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू व्यू इन SQL इज फॉल्स। जो व्यू से रिलेटेड फॉल्स है वो बताना है। ए व्यू इज़ ए सिंगल टेबल। व्यू एक सिंगल टेबल हो सकता है बिल्कुल। ए व्यू इज़ कंसिडर्ड एज ए वर्चुअल टेबल, कंसिडर कर सकते हैं वर्चुअल टेबल भी। ए व्यू कैन डिराइव फ्रॉम द बेस टेबल और अदर व्यूज़, ये भी सही है। ए व्यू एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, ये जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कमर्शियल DBMS इज डेवलप्ड बाय IBM। इनमें से कौन सा DBMS है जिसको IBM ने डेवलप किया है, साइबेस, माइक्रोसॉफ्ट, DB2 या MySQL। तो कौन सा प्रोडक्ट किसने किया, तो ये मैंने आपको बताया था, कंपनी और प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ना DBMS में।
तो जैसे ओरेकल था, ओरेकल ने किस किस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, 8i हो गया, 9i हो गया और 10g हो गया। अब यहाँ पे साइबेस दिया है, तो साइबेस ने जिस DBMS को डेवलप किया है वो कौन सा है, अडेप्टिव सर्वर। कौन सा हो जाएगा, अडेप्टिव सर्वर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको डेवलप किया है, एक्सेस को किया है और SQL सर्वर को किया है। DB2 जो है इसको किसने किया है, DB2 जो प्रोडक्ट है इसको डेवलप किया है IBM ने। इसके अलावा IBM ने किसको और किया है, यूनिवर्सल सर्वर को भी जो है डेवलप किया है। तो DB2 और यूनिवर्सल सर्वर ये दोनों IBM ने डेवलप किए हैं, तो यहाँ पे DB2 जो है करेक्ट हो जाएगा। MySQL ये एक क्या है, ओपन सोर्स DBMS है MySQL, ठीक है। तो DB2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल्स स्टोर्ड इन द DBMS कैटालॉग सेपरेटली फ्रॉम द एक्सेस प्रोग्राम में। दिस प्रॉपर्टी इज रेफर्ड टू एज प्रोग्राम ऑपरेशन डिपेंडेंस, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस, प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस या फिर प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस। क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा फाइल इज स्टोर्ड इन द DBMS कैटलॉग सेपरेटली फ्रॉम द एक्सेस प्रोग्राम। ठीक है, कोई जो डाटा फाइल का स्ट्रक्चर हम उसको स्टोर कर रहे हैं DBMS कैटलॉग में, जो एक्सेस प्रोग्राम में है उससे सेपरेट, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी कॉल्ड ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोला जाएगा। तो कॉलेज डिग्री हो जाएगा यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब जेंडर भी दो हो सकते हैं ना, मेल फीमेल, ठीक है, लेकिन ये मल्टी वैल्यूड नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट में। ऐसे ही बर्थ डेट है, जैसे बर्थ डेट भी जो है अलग हो जाएगा, मीन्स बर्थ डेट में अगर हम देखें तो मंथ बनता है, ठीक है, ईयर हो जाएगा, डे हो जाएगा, इस तरीके से, तो वो भी कंपोजिट में जाएगी। कॉलेज डिग्री में क्या होगी, अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे ना। ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे इसमें वो तो एक दूसरे से रिलेटेड होगी। जैसे हमारा नेम था, नेम में हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम रखा, तो वो हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट बन रहा था, ना कि मल्टी वैल्यूड। तो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी एट्रीब्यूट्स की वो होंगी, तो कॉलेज डिग्री जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL ज्वाइंट स्टेटमेंट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, कौन सा है जो कि रिटर्न करेगा ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं लेफ़्ट के वो तो सारे आएंगे ही, और साथ में वो जो कि मैच हो रहे हैं राइट से यानी कि जो दोनों में आएगा वो भी कॉमन आ जाएगा। तो ये किस में होगा, ये लेफ़्ट ज्वाइन में होगा। लेफ़्ट ज्वाइन में ये होता है कि लेफ़्ट वाले तो होती हैं और जो दोनों में मैच होते हैं वो भी आ जाते हैं। ये लेफ़्ट ज्वाइन की जो है डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट फैसिलिटेटेड बाय DBMS विद रिस्पेक्ट टू डाटाबेस। तो कौन सी फैसिलिटी है जो DBMS प्रोवाइड नहीं करता है। कंस्ट्रक्टिंग भी होती है, शेयरिंग भी होती है, मैनिपुलेशन भी होता है, लेकिन शेड्यूलिंग नहीं होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एग्जिस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड डाटाबेस सर्वर इन ओरेकल 3 टायर आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सी है जो 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और डाटाबेस सर्वर की में एग्जिस्ट करती है, तो वो है एप्लीकेशन सर्वर। फोर्थ ऑप्शन एप्लीकेशन सर्वर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद MySQL। तो कौन सी जो है यूज़ की जाती है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी MySQL के साथ, तो वो है HTML5, सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन SQL रोल बैक स्टेटमेंट रोल्स बैक ओनली द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। जो सिर्फ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन को रोल बैक करता है, उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस क्लॉज का यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाएगी फोर्स। ठीक है, फोर्स क्लॉज का। इफ़ ए रिलेशन X हैज़ मोर देन 1 की, अगर किसी रिलेशन X की मोर देन 1 की है, देन ईच ऑफ द कीज़ कैन बी कॉल्ड एज। प्राइमरी की तो 1 होता है, फॉरेन की अलग हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन में मोर देन 1 की है तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। 3NF जो है किस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, फुल फंक्शनल, नॉन ट्रिवियल,
ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो देखिए 2NF में हमने पढ़ा था ना, फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो सॉरी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फुल्ली फंक्शनल तो ये 2NF का हो जाएगा। और इन सब के लिए मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि वो लिस्ट आपको जो है याद रखनी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 3NF के लिए वो क्या होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ही पढ़ी थी हमने कि जो 3NF होता है उसमें क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF थी। और नॉन ट्रांजिटिव कौन सी पढ़ी थी, या नॉन ट्रिवियल कह लीजिए, इसमें हमने पढ़ी थी BCNF। नॉन ट्रांजिटिव में कौन सी पढ़ी थी, BCNF पढ़ी थी, ठीक है। तो बस ये आपको इसमें याद रखने हैं। तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF में हो जाएगी, नॉन ट्रिवियल जो है ये BCNF में हो जाएगी। तो बस ये चीज़ इसमें याद रखनी है। ओके, अब ये यहाँ पे कह रहा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो हमने प्राइम एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ना, प्राइम एट्रीब्यूट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो किस में थे, 2NF और 3NF में थे प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो वो भी याद रखिए, अगर मतलब सारे के सारे जिसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएं वो कौन से थे, 2NF और 3NF थे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू SQL ट्रंकेट स्टेटमेंट इज ट्रू। जो SQL ट्रंकेट स्टेटमेंट से ट्रू है वो बताना है। ओके, वी मे नॉट बी एबल टू रोल बैक इन case of truncate in some database. After deleting rows, truncate does not free the space containing table. We may roll back truncated data anytime. We can use where clause with truncate statement. Okay, देखिए truncate statement के साथ हम where clause का यूज़ नहीं करते हैं। We may roll back truncated data item, तो roll back भी नहीं कर सकते हैं। After deleting rows, truncate does not free the space containing table, ये भी wrong हो जाएगा। We may not be able to roll back in case of truncate in some database, ये सही हो जाएगी, कुछ में जो है हम रोल बैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पे आप याद रखिएगा। तो यही थे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बेसिक चीज़ें करनी है, साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया एंटिटी में टेबल पूछी जा सकती हैं, या फिर क्लोज़र निकालना कि कौन सी रिलेशन जो है किस में है, 2NF में है, 3NF में है। ओके, वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले वही है, सबसे पहले आप क्या निकालना सीखेंगे, हमेशा 2NF को चेक करेंगे, क्योंकि रिलेशन फर्स्ट NF में तो हमेशा होती ही होती है। 2NF चेक करेंगे, अगर 2NF सही है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप 3NF और BCNF को चेक करेंगे, ठीक। लेकिन फर्स्ट NF में वो हमेशा होगी ही होगी, तो उसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रिलेशन ना 2NF में है, ना 3NF में है, ना BCNF में है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, आंसर फिर फर्स्ट NF में चला जाएगा, ठीक है। तो बस यही था DBMS। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो है इसमें सारी कवर कर ली हैं। क्वेश्चंस आपने देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो थे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। फिर वही है कि किसी भी सब्जेक्ट से कम ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। DBMS से 15 क्वेश्चन एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे गए थे। ओके, तो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, तो ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।